IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक एस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है इंडियन ज्योग्राफी को बिल्कुल मैपिंग के तहत करेंगे। माइंड मैपिंग क्लास होगी बिल्कुल, और ये एक ही वीडियो में मैंने सब कुछ दे दिया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भारत के भूगोल को जानेंगे। भारत को कितने भौतिक भागों में बांटा गया, ये पूरा जो है बिल्कुल माइंड मैपिंग क्लास है। तो आप बिल्कुल अंत तक देखिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन आपका वहाँ एग्जाम में सही हो जाएगा। आप पढ़े होंगे, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत को अगर देखा जाए तो भारत को जो है भौतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो भारत को भौतिक रूप से 6 भागों में बांटा गया है। लेकिन राजनीतिक रूप से भारत को 28 राज्यों और 8 यूटी में बांटा गया है। तो 6 भौतिक रूप से कौन कौन है? पहला आपका, तो यहाँ लिखा भी है, नंबर 1 आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। आपका यह उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, तो उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है, याद रखिएगा, ये पामीर घाट, यहाँ पर पामीर घाट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो पामीर जो पठार है आपका, ये जिसे जो है क्या कहते हैं, पूरे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये पामीर का पठार, इसे पामीर की छत भी कहते हैं। इससे कई पर्वत लगे हुए हैं। तो याद रखिएगा, पामीर पठार को पामीर की गांठ भी कहा जाता है, जहां से हिंदकुश पर्वत पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ओर, कुन लून सान आपका कहां पर, चीन की ओर, इसके उत्तर में तियनसान जाता है, और दक्षिण में आपका काराकोरम है। तो याद रखना, जो पामीर पठार है उससे 4 पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं? एक आपका कुनलुन सान है आपका चीन की ओर, आपका चीन की ओर तियनसान है, ये लिख देता हूं मैं, तियनसान है, ये आपको याद रखिएगा। और आपका जो है आप भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान की ओर हिंदकुश है, और काराकोरम भारत की ओर है। तो याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, पामीर पठार से 4 श्रेणियां निकली हुई हैं। आपको यह भी पता होगा कि हिमालय पर्वत जो है, अगर लंबवत देखा जाए तो याद रखना 4 भागों में बटा हुआ है। आगे मैं बताऊंगा। एक आपका जो है यहाँ पे ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, फिर आपका जो है क्या कहते हैं लघु हिमालय, और फिर आपका शिवालिक है। इस मैप को देख करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो भारत का जो भौतिक का भी पहला विभाजन है वो आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। दूसरा कौन है? आपका गंगा का मैदान है। ये आपका जो है पूरा क्षेत्र क्या है? ये उत्तर का मैदान है। ये उत्तर के मैदान में गंगा, आपका गंगा और यमुना का मैदान आता है, नंबर 1। नंबर 2 आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान, और नंबर 3 कौन सा आपका है? तो याद रखना, सिंधु सतलज का मैदान आता है ये। ठीक है, तो आपका दूसरा विभाजन ये हो गया। तीसरा जो विभाजन आपका है वो कौन सा है? तो तीसरा जो विभाजन है वो आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ है साफ साफ, पठार क्षेत्र है। तो पठारी क्षेत्र के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो आपका ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, इस पठार का हिस्सा जो आपका यहां से लेकर के, और ये पूरा आपका क्षेत्र पठारी क्षेत्र, और पठारी क्षेत्रों में खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पठार पाए जाते हैं बाकी आगे मैं डिटेल में आपको एक एक करके बता दूंगा। ठीक है, इसके अलावा जो चौथा विभाजन आपका है वो आपका है महामरुस्थल क्षेत्र है। तो भारत में 2 मरुस्थल हैं, ये भी याद रखिएगा। भारत में एक मरुस्थल कौन सा है? तो आपका एक उष्ण है, एक आपका शीतोष्ण है। तो उष्ण मरुस्थल आपका कौन सा है? थार मरुस्थल, जो भारत पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। और एक आपका जो शीत मरुस्थल है आपका जो लद्दाख में है। अगर पूछा जाए भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो लद्दाख में होती है। ये भी याद रखिएगा, सबसे कम वर्षा लद्दाख में होती है। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो यहाँ पर 7 से 8 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा अब जो अगला विभाजन है, 5 नंबर विभाजन है, तो भारत में 2 तटीय मैदान है। एक आपका पश्चिमी तटीय मैदान है, एक आपका पूर्वी तटीय मैदान है। तो जो पश्चिमी तटीय मैदान है, याद रखना, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में पतली सी पट्टी है। और आपका जो पूर्वी तटीय मैदान है वो आपका याद रखिएगा, पश्चिमी आपका पूर्वी घाट और आपका जो है क्या कहते हैं बंगाल खाड़ी के बीच में है। तो याद रखिएगा, जो पश्चिमी जो आपका तटीय मैदान है, इसकी चौड़ाई ज्यादा है। आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई ज्यादा है, जबकि इसकी चौड़ाई कम है। ऐसा क्यों है? तो याद रखिएगा, इसकी चौड़ाई इसलिए ज्यादा है क्योंकि याद रखिएगा, यहाँ नदियां पर डेल्टा बनाती है। जैसे आपके यहाँ देखो महानदी है, यहाँ गोदावरी, यहाँ कृष्णा, यहाँ कावेरी। तो नदियां जब डेल्टा बनाती हैं, डेल्टा बनाने की वजह से ये मैदान काफी क्या हो गया, चौड़ा हो गया है। ये आप याद रखिएगा। और भारत का जो 6 नंबर विभाजन है वो द्वीप समूह है। आप देख सकते हैं, तो भारत में 2 द्वीप समूह, एक आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक आपका लक्षद्वीप है। इसके बारे में भी मैं डिटेल में एकदम अच्छे से बताऊंगा। तो याद रखना, भारत को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है, इन सबको हमें याद रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ से जब क्वेश्चन आते हैं तो गलत होने का चांस ज्यादा होता है। और जब हम इसको पढ़े रहेंगे और लास्ट टाइम में जब इसको हम अच्छे से देखेंगे तो हमारे क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होंगे। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप हमसे जरूर पूछिएगा। ठीक है,
हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ याद रखिएगा, इसी पे हम आपको बता देते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, तो यहाँ पर आप इस मैप को देख करके याद कर लीजिएगा। ये मैप आप जरा ध्यान से देखिएगा। तो जो आपका भारत की बात करें तो भारत का अक्षांश कहाँ है, तो आपको पता होगा कि भारत जैसे ये पृथ्वी है। ठीक है, तो पृथ्वी भी याद रखिएगा, ये आपका विषुवत रेखा, ये आपका कर्क रेखा और आपका ये मकर रेखा है। तो भारत की पोजीशन यहाँ है। ठीक है, ये आपका भारत है। तो याद रखिए, भारत जो है दो कटिबंध में आता है। एक आपका जो उत्तर का क्षेत्र है आपका वो शीतोष्ण कटिबंध में है। ठीक है, अब जरा ये वाला मैप को देखिएगा। ठीक है, और आपका जो दक्षिण भारत वाला क्षेत्र है आपका वो उष्ण कटिबंध में है। तो भारत तो है शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध दोनों में पड़ता है। साथ में भारत जो है उत्तर जो है कहाँ पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। और यहाँ पर अगर हम ग्रीनविच लाइन खींच देते हैं तो भारत पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। तो आपको अगर ग्रीनविच के अनुसार चलते हैं तो पूर्वी गोलार्ध है, और अगर हम चलते हैं किधर की ओर से आपका विषुवत रेखा चलते हैं तो उत्तरी अक्षांश में उत्तरी गोलार्ध में भारत पड़ता है। अर्थात भारत कहां पड़ेगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। तो भारत का जो अक्षांश रेखाएं होंगी वो उत्तरी अक्षांश रेखाएं होंगी। ठीक है, तो आप जरा इस मैप को देखिएगा ध्यान से। तो भारत देखिएगा, अगर हम देखें सबसे दक्षिण में तो अंडमान निकोबार के पास सबसे दक्षिण में आप देखेंगे लिखा होगा 6 डिग्री 45 मिनट। तो भारत का मुख्य भूमि अगर हटा दिया जाए तो भारत 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू होता है। लेकिन मुख्य भूमि की बात करते हैं तो भारत मुख्य भूमि पर 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और कहां पहुंचता है तो 37 डिग्री आपका जो 6 मिनट पर जो है आपका भारत है उत्तरी अक्षांश। जो आपका अगर देशांतर की बात की जाए तो भारत आप देख सकते हैं, जब वहां पर क्या कहते हैं गुजरात के पास देखिए लिखा है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के, और भारत जो है वहां पर अरुणाचल प्रदेश में देखिएगा तो 97 डिग्री जो है 25 मिनट पर भारत स्थित है। याद अच्छे से याद रखिएगा। भारत की अगर लंबाई की बात की जाए तो उत्तर दक्षिण से भारत की लंबाई कितनी है, 3200 जो आपका कितना है 14 किलोमीटर है। और अगर पूरब से पश्चिम देखा जाए तो 2933 किलोमीटर है। ये भी याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। यहाँ एक मैप और लगा देता हूँ, वो भी देख लीजिएगा। दूसरा आप देखिएगा, वहां लिखा है कि भारत का मानक समय है वो 82.5 अंश की देशांतर रेखा है, और 82.5 अंश की देशांतर रेखा और कर्क रेखा दोनों आपस में एक दूसरे को कहाँ मिलते हैं। ये क्वेश्चन बिहार में आया हुआ था एक बार। ठीक है, ये कहाँ मिलते हैं तो याद रखना, ये छत्तीसगढ़ में आपस में मिलते हैं। तो छत्तीसगढ़ में आपका एक जिला है सूरजपुर जिला है, वहीं पर एक दूसरे को काटते हैं। कौन सी, तो 82.5 अंश की देशांतर रेखा और आपका कौन सा, तो आपको याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो 82.5 अंश की देशांतर रेखा और आपका कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में काटते हैं। इसके अलावा एक मैप फिर देखिएगा, 82.5 अंश की देशांतर रेखा ये भारत के याद रखिएगा ये 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, हमें पता है कर्क रेखा 8 राज्यों से, हम उसी पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो गलत हो जाता है। तो 82.5 अंश की देशांतर रेखा जो भारत का मानक समय है वो किन किन राज्यों जरा आप ध्यान देखिएगा, तो यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आपका आंध्र प्रदेश से। ये भी क्वेश्चन गलत मत करिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि आप जो है ऐसे तैयारी नहीं करेंगे तो आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भारत की जो है, अगर देखा जाए हिमालय की उत्पत्ति कैसे होती है, तो याद रखिएगा हिमालय याद रखना, एक तरफ आपका यूरेशियाई प्लेट है, ये आपका यूरेशियाई प्लेट है, और आपका ये इंडियन प्लेट है। तो यूरेशियाई प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में तथित सागर था, और तथित सागर में यूरेशियाई प्लेट की ओर से निकलने वाली नदियां और भारत की ओर से निकलने वाली नदियां, इसमें बहुत सारा मिट्टी का अवसाद जमा कर दिया। मैंने इसको इसीलिए बिल्कुल मैंने अपने हाथ से बनाया, मैप बनाया है। ठीक है, तो याद रखना ये जो है आप देख सकते हैं अवसाद जमा हो गया, ये नदी का अवसाद हो गया। और जब इंडियन प्लेट टकराई जो है किससे, आपका यूरेशियाई प्लेट से, तो इंडियन प्लेट यूरेशियाई प्लेट के टकराने से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो 4 हिमालय जो श्रेणियां बनी है, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और आपका शिवालिक, इसका निर्माण ऐसे हुआ है एक एक करके, इसलिए इसको हम नवीन वलित पर्वत कहते हैं। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो हिमालय की उत्पत्ति इसी तरीके से हुई है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां देख सकते हैं भारत के आसपास जो देखिएगा तो एक आपका कौन सा पर्वत है, आपका ये पूरा जो क्षेत्र है ये आपका हिमालय क्षेत्र है, ये आपका हिमालय पर्वत है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए ये आपका पूर्वोत्तर भारत की आपका पूर्वोत्तर हिमालय का क्षेत्र है। आपका ये गंगा का मैदान है, आपको पता होगा। ठीक है, और याद रखना पाकिस्तान में ये आपका किरथर पर्वत है, और आपका ये सुलेमान पर्वत है, और आपका ये पामीर का पठार है, ये आपको याद रखना होगा। और जो दक्षिण का क्षेत्र है ये भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे पहले हमें लोकेशन जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनको कोई बताने वाला नहीं होता है, तो याद रखना ऐसे चीजों को इसीलिए मैं जो है इस तरह का वीडियो बनाता रहता हूं कि जो है आप लोगों को जो है असुविधा ना होने पाए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो फीस नहीं दे सकते हैं
उनके लिए भी ये है, और जो दे सकते हैं उनके लिए भी है, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन जो है ये छोटी छोटी बातें कोई बताता नहीं है, तो अगर हम इन चीज़ों को नहीं देखेंगे तो हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमें जो है इन सब चीज़ों को देखने की जरूरत पड़ती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, पहले हमें ये तो मालूम चले, फिर हम आंसर अपने आप निकाल लेंगे। ठीक है, के प्रमुख पर्वत को देखेंगे तो भारत के प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग हिमालय से शुरू करेंगे। तो याद रखिएगा, हिमालय को दो तरीके से बांटा गया है, एक आपका जो है हिमालय का लंबवत विभाजन और एक हिमालय का आपका क्षैतिज विभाजन। तो अगर इसको हम नॉर्थ मान लेते हैं और ये आपका ये साउथ है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो कुन लुन शान और आपका तिब्बत का पठार, ये दोनों कहां पर है, चीन में है। ठीक है, और शान का मतलब जो है चीन में पर्वत माना जाता है, तो कुन लुन शान भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। तो कुल्लू शान और तिब्बत का पठार के बाद जो है सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय, फिर आता है ग्रेट हिमालय, फिर आता है लघु हिमालय और फिर आता अंत में शिवालिक आता है। तो याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमालय को लंबवत आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको इसका जो है उत्तर आपको इसी तरीके से देना है। इंपॉर्टेंट ये है आपका कि ये आपका नॉर्थ से लेकर के और साउथ के बीच में क्रम लगाने को आ सकता है, या फिर साउथ से लेकर के नॉर्थ के बीच में। तो अगर हम साउथ से नॉर्थ की ओर चलते हैं तो सबसे पहले आपको कौन सा पड़ेगा, शिवालिक पड़ेगा, फिर लघु हिमालय, फिर आपका ग्रेट हिमालय और फिर आपका जो है ट्रांस हिमालय होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखिएगा, चाहे आपका नॉर्थ से साउथ हो चाहे साउथ से नॉर्थ हो, तो आपको ये क्रम बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। इसीलिए बिल्कुल मैप के थ्रू हम पढ़ाएंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। अब याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हिमालय में कौन कौन से भ्रंश पाए जाते हैं, कौन कौन से सीमांत भ्रंश पाए जाते हैं। तो आप जरा इस मैप को देखिएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हिमालय, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मध्य लघु हिमालय, शिवालिक और गंगा के मैदान के अलग अलग जो है भ्रंश पाए जाते हैं। तो उन भ्रंशों के नाम क्या हैं, जरा आप मैप पे ध्यान से देखिएगा। तो इंडो सांगपो सचर जो जोन है आपका, वो किससे किसके बीच में है, तो ट्रांस हिमालय और आपका जो है ग्रेट हिमालय के बीच में है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा आपका है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जिसे हम MCT कहते हैं, ये आपका ग्रेट हिमालय और आपका जो है लघु हिमालय के बीच में है। तीसरा आपका है मुख्य सीमा थ्रस्ट, जिसे मेन बाउंड्री जो आपका थ्रस्ट कहते हैं, MBT कहते हैं, ये लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में है, और शिवालिक और गंगा के मैदान के बीच में को है जो कौन सा है, तो हिमालय फ्रंटल फाल्ट है, जिसे हम HFF कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसको अच्छे से याद रखना। तो किस हिमालय के बीच में कौन सा भ्रंश पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके गलत अब क्वेश्चन नहीं होंगे, मैप के थ्रू पढ़ लेंगे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हिमालय का क्षैतिज विभाजन। हिमालय के अगर हम क्षैतिज विभाजन की बात करते हैं तो ना, हिमालय का क्षैतिज विभाजन नदियों के आधार पर किया गया है। तो नदियों के आधार पर ही हिमालय का विभाजन किया गया है। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपका जो कौन सा हिमालय है, तो सबसे पहले याद रखिएगा सिंधु नदी और आपका सतलज नदी। तो सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब या जो है आपका कश्मीर हिमालय है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। दूसरा, सतलज नदी और काली नदी के बीच में आपका जो है कुमायूं हिमालय है, ये आपसे पूछा जाएगा। काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय है, और तीस्ता नदी से लेकर के असम या अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो है आपका जो या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में असम या अरुणाचल हिमालय है। तो नदियों के आधार पर आपको हिमालय याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आप बहुत सिंपल है, आज याद रखिएगा, सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब या कश्मीर हिमालय है। इसके अलावा आपका सतलज और काली के बीच में आपका कुमायूं हिमालय है। आपका काली और तीस्ता के बीच में नेपाल, और तीस्ता ब्रह्मपुत्र के बीच में असम, अरुणाचल या इसी को भूटान हिमालय कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। लोग एक मैप ये भी देख लीजिएगा। तो हिमालय को जो आपका जो पंजाब या कश्मीर हिमालय, इसको भी कई जो है चोटियों में अलग अलग बांटा गया, श्रेणियों में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं नॉर्थ में और साउथ में देखेंगे। सबसे नॉर्थ में आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी है, काराकोरम के बाद लद्दाख है, लद्दाख के बाद जास्कर, जास्कर के बाद पीर पंजाल के बाद धौलाधर पर्वत श्रेणी है। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और गुजरात की पहाड़ियों को देखेंगे। तो गुजरात में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, तो याद रखना, गुजरात का जो ये क्षेत्र है इसको हम कच्छ का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और आपका जो ये वाला है इसे काठियावाड़ क्षेत्र कहा जाता है। तो याद रखिएगा कौन कौन से पर्वत यहाँ पाए जाते हैं, खास करके गुजरात में। तो लखपत पहाड़ियां और कच्छ पहाड़ियां, ये आपका कच्छ प्रायद्वीप पे पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर धौला पर्वतमाला है, यहीं पर कहाँ पर, गुजरात में है। ठीक है,
इसके अलावा आपका वर्धा पहाड़ी और मांडव पहाड़ी गुजरात में है। गिरनार और गिर पर्वतमाला भी यहीं पर है। और राजपीपला की पहाड़ी कहाँ पर है, ये भी गुजरात में है। तो गुजरात में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं बिल्कुल मैप के थ्रू बता दिया हूं। आप इनको जरूर अच्छे से याद कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और याद रखिएगा विंध्य पर्वतमाला का हिस्सा ही राजपीपला की पहाड़ी है, ये भी याद रखना। और विंध्य पर्वतमाला गुजरात से लेकर के और आपका कहां पर बिहार तक फैला हुआ है, जो कैमूर की पहाड़ी है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की पहाड़ियों को देखेंगे तो याद रखना आंध्र प्रदेश तेलंगाना में एक नल्ला माला की पहाड़ियां हैं जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है, ठीक है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा की पहाड़ी है। यहीं पर आपका बेलीकोंडा पर्वतमाला है। यहीं पर पालकोंडा पर्वतमाला है। यहीं पर नागरी पहाड़ियां और आपका लंका जो है आपका क्या है लंका माला पहाड़ियां। तो याद रखना ये सारी पहाड़ियां जो है आंध्र प्रदेश में है। केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में केवल एक है नल्ला माला की पहाड़ी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप ये भी याद रखना। और जो ये बहुत यूनिक नाम है इनको जरूर याद रखना, क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब हम लोग उड़ीसा की अगर पहाड़ियों को देखते हैं तो उड़ीसा की पहाड़ियों में गरजत पहाड़ी है। यहीं पर सुंदरगढ़ की पहाड़ी जो आपका लोहे और जो आपका किसके लिए फेमस है, तो आपका यहाँ पर कोयला के लिए। बादाम की पहाड़ी ये भी लोहा के लिए फेमस है। खोदामल की पहाड़ी ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी उड़ीसा की बहुत महत्वपूर्ण पहाड़ी है। यहाँ पर भी जो है बॉक्साइट उत्पादन होता है। नयागढ़ की पहाड़ी और आपका कनक पहाड़ियां कहां पर है, ये सब आपका उड़ीसा में है। इनको अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल मैप के थ्रू, इसीलिए मैंने इसको बता दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका जो है कर्नाटक की अगर पहाड़ियों को देखते हैं तो कर्नाटक की पहाड़ियां बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपका एक बादाम पहाड़ी, चित्रदुर्ग की पहाड़ियां और नंदी पहाड़ियां, ये तीनों पहाड़ियों में लोहे का उत्पादन होता है। और इनके जो पहाड़ियों के ऊपर कॉफी की खेती बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए कॉफी के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पर है। और लोहे के भंडार में भी नंबर 1 पे कौन है, कर्नाटक है। गोकक पहाड़ियां यहीं पर हैं। इसके अलावा आपका जो है कोपट पहाड़ियां यहीं पर हैं। जो आपका सिमोगा पहाड़ियां यहीं पर है। बाबा बुदन की पहाड़ियां यहीं पर हैं। बाबा बुदन की पहाड़ियां, सिमोगा पहाड़ियां, कोपट की पहाड़ियां और आपका गोकक पहाड़ियां, इन सब में जो है लोहे का उत्पादन होता है। ये सब पहाड़ियां कहां पर हैं, कर्नाटक में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब आते हैं जो आपका केरल और आपका जो है तमिलनाडु की पहाड़ियों की बात कर लेते हैं। तो तमिलनाडु की पहाड़ियों में याद रखना जावड़ी पहाड़ी और पालनी पहाड़ी और आपका सेवराय पहाड़ी, ये तीनों पहाड़ियां कहां पर हैं, तमिलनाडु में है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है। नीलगिरी की जो पहाड़ी है ये 3 राज्यों में है। तो नीलगिरी की पहाड़ी याद रखिएगा केरल में है, ये तो आपका तमिलनाडु में और आपका ये कर्नाटक, तीनों में है नीलगिरी की पहाड़ी। और नीलगिरी पहाड़ी के बाद फिर आपका है अन्नामलाई की पहाड़ी। तो अन्नामलाई की पहाड़ी याद रखिएगा, ये आपका केरल और आपका तमिलनाडु की सीमा का निर्धारण करती है। कौन, आपका जो है अन्नामलाई पहाड़ी। और अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुड़ी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको याद रखना है। जबकि आपका नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो टोडा बेटा है। और याद रखिएगा नीलगिरी और आपका जो है अन्नामलाई के बीच में पालघाट दर्रा स्थित है, ये बहुत महत्वपूर्ण। और पालघाट दर्रे से ही जो है मानसून जो है आपका बंगाल खाड़ी में प्रवेश करता है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा यहीं पर इलायची पहाड़ी है और इलायची पहाड़ी याद रखिएगा, ये भी आपका केरल और तमिलनाडु की सीमा का निर्धारण करती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा आपका मैंने बता दिया है कि सेवराय, पालनी और जावरी पहाड़ियां, ये तीनों कहां पर हैं, तो तीनों आपका याद रखिएगा तमिलनाडु में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से भी क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब आते हैं छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों पर बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों में एक आपका कोरिया की पहाड़ी है। यहीं पर कोरिया एक देश है, लेकिन कोरिया की पहाड़ी कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है। रामगढ़ की पहाड़ी यहीं पर है। बस्तर की पहाड़ी यहां पर है, जहां पर लोहे का उत्पादन होता है। उदयपुर की पहाड़ी आपका जो है छत्तीसगढ़ में है। और आपका बैलाडीला की पहाड़ी भी छत्तीसगढ़ में है, जहां लोहे का उत्पादन होता है। यहाँ का लोहा जो विशाखापट्टनम और आपका पारादीप से जापान और कोरिया जैसे देशों को लोहे का निर्यात किया जाता है। ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। अब आते हैं महाराष्ट्र की प्रमुख पहाड़ियां और आपका पर्वतमाला को देखते हैं। तो महाराष्ट्र की प्रमुख पहाड़ियां पर्वतमाला में अगर हम देखते हैं तो याद रखिएगा, ये आपका ये पश्चिमी घाट है। और पश्चिमी घाट को 16 डिग्री जो है अक्षांश रेखा, याद रखिएगा 16 डिग्री अक्षांश रेखा पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांटता है। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका महाराष्ट्र में एक कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, कालसूबाई पर्वतमाला यहीं पर है। आपका यहीं पर अजंता पहाड़ी है। आपका यहीं पर एलोरा की पहाड़ी है, जहां पर अजंता एलोरा की गुफाएं पाई जाती हैं, ठीक है।
इसके अलावा सतमाला की पहाड़ी भी आपका महाराष्ट्र में है। बालाघाट जो है पर्वत, ये भी आपका महाराष्ट्र में है। हरिश्चंद्र पर्वतमाला भी आपका कहां पर है? महाराष्ट्र में। और महादेव पर्वतमाला कहां पर है? आपका महाराष्ट्र में। एक यहाँ पे कंफ्यूजन आपको हो सकता है, महादेव पर्वतमाला याद रखिएगा, पर्वतमाला है तो आपको ये बताएंगे कि ये महाराष्ट्र में है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि महादेव पर्वत कहां पर है, तो महादेव पर्वत याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कहां पर है तो याद रखना, ये आपका जो है एमपी में है। याद रखना, पर्वत अगर पूछेगा महादेव तो एमपी में है, पर्वतमाला पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र में है। ये भी याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर भारत की अगर पहाड़ियों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे। और अरुणाचल प्रदेश में जो जनजातियां पाई जाती हैं, इन्हीं जनजातियों के नाम पर ही जो है अलग अलग जो है क्या किया गया है, पहाड़ियों के नाम रखे गए हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में एक आपका जो जनजाति पाई जाती है डाफला, एक आपका बोमडीला, एक आपका मिरी, एक आपका अबोर, एक आपका मिसमी। तो इन्हीं के नाम पर ये पहाड़ियों पर ही ये जनजातियां पाई जाती हैं, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में इन पहाड़ियों पर ही जनजातियों के नाम पर रख दिए गए हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि अबोर पहाड़ी, तो अरुणाचल प्रदेश में अबोर पहाड़ी है, मेरी पहाड़ी है, बोमडीला पहाड़ी है, आपका मिसमी पहाड़ियां हैं, और आपका जो है डाफला पहाड़ी का, ये सब कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और पटकाई बूम पहाड़ी भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश में कई पहाड़ियां हैं, बिल्कुल आप इसको मैप से अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो याद रखना, आपका नागा पहाड़ियां नागालैंड में, पूर्वी मणिपुर पहाड़ी आपका मणिपुर में, मिजो पहाड़ी आपका मिजोरम में, और आपका जो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और आपका मिकिर पहाड़ी और आपका बरेल पहाड़ी, ये दोनों कहां पर है? तो ये दोनों असम में है। ये भी याद रखना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बरेल पहाड़ी और आपका जो है मिकिर पहाड़ियां, ये दोनों कहां पर है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो ये दोनों कहां पर है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये दोनों कहां पर? असम में है। और इसी को जो है यहाँ पर जो है कार्बी एनालॉन्ग का पठार के नाम से इनको जाना जाता है। तो आप इनको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप मैप देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण मैप है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। तो याद रखिएगा, जो आपका मेघालय है, मेघालय के पठार को, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो जो मेघालय का पठार है वो याद रखिएगा, उसमें 3 पहाड़ियां हैं। मेघालय के पठार को शिलांग का पठार भी कहते हैं। यहाँ पे 3 पहाड़ियां हैं, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी और आपका जयंतिया पहाड़ी। तो याद रखना, जो आपका गारो पहाड़ी सबसे पश्चिम में है और आपका जयंतिया पहाड़ी सबसे पूर्व में है, खासी पहाड़ी बिल्कुल बीच में है। बिल्कुल मैप आप देख रहे होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो याद रखना, गारो पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी का नाम नोकरेक है, जो एक बायो रिजर्व भी है, ये भी याद रखिएगा। और खासी पहाड़ी बिल्कुल जो है चांद के आकार की है, तो उसी में बादल फंस जाते हैं और इसीलिए वहां अधिक वर्षा होती है। तो चेरापूंजी और मासिनराम खासी पहाड़ी में से जहां सबसे अधिक वर्षा होती है। तो आप इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये बिल्कुल मैप के थ्रू मैंने बता दिया है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग राजस्थान की अगर पहाड़ियों को देखते हैं तो राजस्थान की जो पहाड़ी में सबसे बड़ा आपका पर्वतमाला कौन सा है? अरावली पर्वतमाला है, जो विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत है। ना, ये पुराना वलित पर्वत है। और वलित पर्वत कैसा है? पुराना है। ठीक है, और एक नवीन वलित पर्वत कौन सा है? आपका हिमालय है। ठीक है, और याद रखना, यहीं पर आपका खैतरी पहाड़ी जो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रेणी कौन सी है? आपका अरावली। और अरावली की सबसे ऊंचा पर्वत है उसको हम क्या कहते हैं? माउंट आबू कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो माउंट आबू और उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर है। ठीक है, तो गुरु शिखर किसकी ऊंची चोटी है? याद रखना, अरावली पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी है। और पर्वत कौन सा है? आपका माउंट आबू है, जहां पर जैन धर्म के बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग मध्य प्रदेश की प्रमुख पहाड़ियों को देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में एक आपका सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी है। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, याद रखना, महादेव पर्वत, याद रखना, एमपी में है। जो सतपुड़ा का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये महादेव, ये लिखा है चोटी। और इसके धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। इसके अलावा बिंद पर्वतमाला आपका गुजरात से लेकर के और कहां तक फैला हुआ है? आपका बिहार के कैमूर की पहाड़ी तक। इसके अलावा आपका मैकाल पर्वत श्रेणी कहां पर है? भी आपका जो है, याद रखना, मैकाल पर्वत श्रेणी 2 राज्यों में है आपका, एक आपका एमपी में और एक आपका जो है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ और एमपी की सीमा कौन बनाता है? मैकाल पर्वत। और मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अमरकंटक है। और अमरकंटक से ही जो है नदी कौन से निकलती है? याद रखना, उत्तर में आपका सोन नदी निकलती है, आपका पश्चिम में नर्मदा नदी निकलती है, और आपका जो है याद रखिएगा
जो पूरब में यहाँ पर महानदी निकलती है। ठीक है, तो याद रखना कई नदियां यहाँ का स्रोत है और अमरकंटक एक आपका बायो रिजर्व भी है। और नर्मदा नदी जो बहती है, याद रखिएगा अमरकंटक से निकल करके बहती है तो विंध्य पर्वतमाला और सतपुड़ा के बीच से बहती है भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी। तो इसको अलग वीडियो में आपको मैं पूरा बताऊंगा, तो आप इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियां है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये जितने भी पर्वत हैं ये सब ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है, ये भी याद रखिएगा ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। तो ब्लॉक पर्वत के उदाहरण या तो जर्मनी में है, आगे मैंने ऊपर बता दिया था आपको पहले ही। ना ब्लॉक पर्वत आपका जो है ये आपका विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, आपका मैकाल, ये सब ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है, आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और भारतीय प्रायद्वीपीय पठार को देखते हैं पर्वत के बाद। तो भारतीय प्रायद्वीपीय जो पठार है वो कौन कौन से, जरा आप इस जो है इंडिया के मैप को देखेंगे तो आप देख सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार जो है कितने भागों में बटा हुआ है, 3 अलग अलग भागों में बटा हुआ है। पहला आपका जो है उच्च भूमि है, तो उच्च भूमि के अंतर्गत कौन कौन सा पठार आता है, जरा आप मैप पे देखिएगा तो बुंदेलखंड पठार, बंघेलखंड पठार और आपका मालवक पठार आता है। आपका जो पूर्वी पठार अगर देखा जाए तो पूर्वी पठार के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो एक आपका जो है शिलांग का पठार जिसे मेघालय पठार कहते हैं, एक आपका छोटा नागपुर का पठार आता है और एक आपका दंडकारण्य क्षेत्र आता है जिसे हम बस्तर का पठार कहते हैं। और अगर आपका कहा जाए दक्कन का पठार किसके अंतर्गत कौन कौन आता है, तो दक्कन पठार के अंतर्गत आप देख सकते हैं एक आपका जो है कर्नाटक पठार है, एक आपका महाराष्ट्र का पठार है, एक आपका तेलंगाना का पठार आता है। तो पठारों को अगर हम देखेंगे और पठारों को जो है अलग अलग लोकेशन नहीं देखेंगे तो ये क्वेश्चन हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब जरा यहाँ मैप पे आप देख सकते हैं भारत के प्रमुख पठारों की बात करें तो छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य, आपका बघेलखंड पठार, आपका बुंदेलखंड पठार, आपका मालवा पठार, इन सब पठारों के लोकेशन यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक एक करके भी यहाँ पे देखेंगे तो सब सही हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें मालवा पठार की तो आपको पता होगा कि जो मालवा का पठार है बहुत महत्वपूर्ण है। तो मालवा पठार क्वेश्चन आया हुआ है कि मालवा पठार किससे किसके बीच में है, तो मालवा का पठार याद रखना ये अरावली पहाड़ी और विंध्य पर्वत के बीच में है। और मालवा पठार आपका एमपी में भी है और आपका राजस्थान में भी है। ठीक है, इसका जो है अगर देखा जाए तो कुछ हिस्सा गुजरात में है लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा एमपी और आपका राजस्थान में है। यहाँ से कई नदियां निकलती हैं, जैसे चंबल नदी इसी क्षेत्र में बहती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और याद रखना इसमें काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जो है कपास की खेती होती है, यहाँ पे चने की खेती होती है, यहाँ पे जो है किसकी खेती होती है, तो यहाँ पर गेहूं की खेती होती है। मालवा का गेहूं बहुत फेमस होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मालवा पठार किसके बीच में है, तो अरावली पहाड़ी और आपका विंध्य पर्वत के बीच में है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक आपका है जो है आपका बुंदेलखंड पठार। तो बुंदेलखंड पठार दो राज्यों में है, तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में आपका बघेलखंड पठार है। और यहाँ पर लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो है वर्षा कम होती है और इस क्षेत्र में जो कटीले वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर याद रखिएगा सिंचाई की सुविधा कम है, इसीलिए यहाँ पर केन और बेतवा, अभी हाल में मैंने बताया भी था करंट अफेयर में कि केन और बेतवा नदी को आपस में जोड़ा गया। तो केन बेतवा नदी याद रखना बुंदेलखंड की प्रमुख नदी है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग बघेलखंड पठार की। तो बघेलखंड पठार याद रखना ये छत्तीसगढ़ और आपका कहां पर है, तो ये छत्तीसगढ़ और आपका जो है मध्य प्रदेश में है। और यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदी है सोन नदी है। यहाँ पे लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है चावल की खेती बहुत ज्यादा होती है। इस क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में कोयले का उत्पादन भी किया जाता है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं छोटा नागपुर के पठार की। तो छोटा नागपुर का पठार याद रखना ये पूर्वी पठार का हिस्सा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है पारसनाथ की पहाड़ी, याद रखना छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ पे 98% क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। ठीक है, और याद रखना छोटा नागपुर पठार से कई नदियां निकलती हैं जो चारों दिशाओं में निकलती हैं। उन नदियों के बारे में जब हम नदी वाला चैप्टर भी हम बताएंगे तो हम आपको रिवीजन कराऊंगा कि कौन कौन नदियां छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं, क्योंकि क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखना। इसके अलावा यहाँ पर अभ्रक का, यूरेनियम का भी उत्पादन होता है। और छोटा नागपुर का पठार याद रखिएगा झारखंड, आपका बिहार, आपका छत्तीसगढ़ और आपका जो है उड़ीसा और जो आपका पश्चिम बंगाल, इतने राज्यों में फैला हुआ है। ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहां से भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दंडकारण्य पठार का। दंडकारण्य पठार भी पूर्वी पठार का हिस्सा है। याद रखना दंडकारण्य पठार में याद रखना यहीं पर जो है बैलाडीला की पहाड़ी है जहां से लोहे का उत्पादन होता है। और ये लोहे का जो उत्पादन होता है ये जापान को और कोरिया को निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना अच्छे से, याद रखना विशाखापट्टनम और पारादीप से। और याद रखना ये इसे हम दंडकारण्य का पठार भी कहते हैं, इसे हम बस्तर का पठार भी कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण। और यहाँ की सबसे प्रमुख नदी कौन सी, इंद्रावती नदी है, जो आपकी किसकी सहायक नदी है, तो आपका वो गोदावरी की सहायक नदी है, वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा।
तो याद रखना ये भी पठार का लोकेशन कहाँ पर है, याद रखना इसका पठार का लोकेशन आपका उड़ीसा में भी है, इसका पठार का लोकेशन आपका आंध्र प्रदेश में भी है, और इसका जो है कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, लोग जो है जो पूर्वी पठार के अंतर्गत हम लोग मेघालय के पठार की अगर बात करते हैं तो मेघालय पठार बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा मेघालय पठार में 3 पहाड़ियां हैं और मेघालय पठार को शिलांग का पठार भी कहते हैं। याद रखिएगा मेघालय पठार का इंपॉर्टेंस क्या है, तो यहाँ पर याद रखना नाइट्रेट का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और दुनिया में सबसे अधिक अगर वर्षा किसी पठार पे होती है तो मेघालय के पठार पे होती है। कहाँ पर, तो चेरापूंजी और मासिनराम में, आपको ये भी पता होगा। अब याद रखिएगा जो पूर्वी पठार है आपका, जो उसमें मेघालय का पठार है, ये इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि यहाँ पर याद रखना 3 पहाड़ियां हैं, एक आपका गारो पहाड़ी, एक आपका खासी की पहाड़ी और एक आपका जयंतिया पहाड़ी, तीनों जनजातियों के नाम पे रखे गए हैं। याद रखना इनका जो अगर हम, ये आपका वेस्ट है और आपका ये ईस्ट है, तो इसको क्रम मिलाने को आ जाता है। तो सबसे बेस्ट में कौन सा होगा, गारो, फिर आपका जो बीच में खासी और फिर आपका कौन सा होगा, जयंतिया होगा। और याद रखिएगा गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी नोकरेख है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ये बायो रिजर्व भी है, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि जो खासी की पहाड़ी है वो आपका याद है चांद के आकार की ऐसे है, तो जब मानसून आपका बंगाल की खाड़ी से आता है तो इसी में फंस जाता है, तो यहाँ बहुत बादलों का जो है बादल इकट्ठा हो जाते हैं, इसीलिए मेघालय को बादलों का घर कहते हैं, इसलिए उसको मेघालय राज्य नाम पड़ा है। और इसीलिए ये बादल निकल नहीं पाते, इसलिए अपना पानी यहीं पर छोड़ देते हैं, इसलिए चेरापूंजी और मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा दुनिया में होती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दक्कन पठार की अगर बात करते हैं तो दक्कन पठार में 3 पठार आते हैं। कौन कौन सा, एक आपका महाराष्ट्र का पठार आता है, एक आपका कर्नाटक का पठार आता है, एक आपका तेलंगाना का पठार आता है। इसे हम कहते हैं दक्कन प्लेटू कहते हैं। तो दक्कन पठार याद रखना 3 पठार इसमें आते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आपका तेलंगाना, तीनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र पठार की। तो आप महाराष्ट्र पठार को आप देखिएगा, महाराष्ट्र का जो पठार है ये लावा से निर्मित है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, लावा पठार भी कहते हैं। ये बनता कैसे, याद रखिएगा, ये बिल्कुल मैप के थ्रू मैंने बता दिया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, जो ज्वालामुखी होता है 2 प्रकार का होता है, एक विस्फोटक ज्वालामुखी होता है, जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं तो विस्फोटक ज्वालामुखी होता है, और जब 2 प्लेटें दूर भागती हैं तो उसे दरारी ज्वालामुखी होता है। तो 2 प्लेटें दूर भागने की वजह से यहाँ से दरारों से मैग्मा ऊपर आ गया, तो जो याद है धरातल के नीचे था वो आपका मैग्मा हो गया, जो धरातल के ऊपर था उसे हम कहते हैं लावा कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जो ऊपर वाला ब्लैक कलर का दिख रहा है ये लावा है, और लावा जल्दी ठंडा होगा क्योंकि ऊपर वायुमंडल है। तो अब जब लावा ठंडा होगा तो लावा के ठंडा होने जो चट्टान बनती है उस चट्टान को कहते हैं बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। और जो मैग्मा होता है वो देर में ठंडा होता है क्योंकि जमीन के अंदर होता है, इससे ग्रेनाइट की चट्टानें बनती हैं, और ग्रेनाइट चट्टानें कठोर होती हैं, इसीलिए अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण, प्राचीन काल के मंदिरों का निर्माण, और हमारे जो घरों में सिलबट्टा होता है वो भी ग्रेनाइट का होता है, इसलिए उसमें कितना भी मसाला पीसते हैं उसके जो है चूड़ जो है हमारे मसाले हमारे जो खाने में नहीं आते हैं, इसलिए कठोर चट्टान है। और आपका जो बेसाल्ट है ये आपका मुलायम चट्टान है। बेसाल्ट के टूटने से ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ, इसीलिए महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है, और बेसाल्ट के टूटने से ये आपका ये मुलायम चट्टानें होती हैं। तो याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण है, बेसाल्ट और आग्नेय ये दोनों आग्नेय चट्टानें हैं, दोनों के अलग अलग प्रकार हैं, और दोनों का बनावट कैसी है मैंने आपको बता दिया। याद रखना जो आपका इसीलिए याद रखना जो आपका लावा का पठार है याद रखना महाराष्ट्र में है, इसलिए काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है, इसलिए वहां पर क्या होता है, तो वहां पर याद रखिएगा कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए उसको हम काली मिट्टी भी कहते हैं, बेसाल्ट मिट्टी भी कहते हैं, लावा मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि इसके कण छोटे छोटे होते हैं, या उसको हम जो है कपासी मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ कपास बहुत ज़्यादा होता है। तो आप ये याद रखिएगा कि जो है आपका महाराष्ट्र पठार का निर्माण कैसे हुआ है, तो याद रखना वो लावा पठार के लावा से हुआ है, अर्थात ज्वालामुखी से हुआ है, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ देख सकते हैं तो आपका जो है महाराष्ट्र के पठार की लोकेशन यहाँ पे दिखाई गई है। यहाँ पे इसीलिए काली मिट्टी पाई जाती है, लावा पठार में काली मिट्टी इसलिए पाई जाती है क्योंकि लावा पठार का बना हुआ है, और पठार जो आपका लावा होता है वो ठंडा होने से ब्लैक हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर जो है फलों की खेती बहुत ज़्यादा होती है, अंगूर और आपका जो संतरे उनकी खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो आप इसको अच्छे से याद रखना। यहाँ इसके अलावा यहाँ पे कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कर्नाटक के पठार की। तो कर्नाटक पठार याद रखिएगा ये आपका लोकेशन है, और कर्नाटक पठार में ही याद रखिएगा बंगलुरु का पठार और मैसूर का पठार भी इसी में स्थित है, और इस पठार में सोने का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो भारत में सबसे अधिक सोने का जो उत्पादन कहाँ होता है, कर्नाटक में, क्योंकि यहाँ पर याद रखिएगा सोने का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा यहाँ लोहे के उत्पादन होते हैं, लोहे का भंडार यहाँ बहुत ज्यादा पाया जाता है, बाबा बोदन की पहाड़ी यहीं पे है। ठीक है, इसलिए इन क्षेत्रों में लोहा होता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में जो है रेशम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो रेशम का उत्पादन पूरे भारत में
कर्नाटक में सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा इसी पठार पर कॉफी की खेती होती है, तो कॉफी के उत्पादन में भी कर्नाटक नंबर 1 पर है। तो लोहा, आपका सोना, आपका कॉफी, रेशम, इन सबके उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है? तो कर्नाटक, इसीलिए क्योंकि कर्नाटक पठार ऐसी लोकेशन यहाँ पर है, तो आप इसको ये अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब हम तेलंगाना पठार की अगर बात करते हैं तो तेलंगाना पठार याद रखना, ये भी दक्कन पठार का हिस्सा है। और याद रखना तेलंगाना पठार 2 राज्यों में, आपका एक आंध्र प्रदेश में और एक आपका जो है तेलंगाना में है। इसे हम रायल जो है रायलसीमा पठार भी कहते हैं। तेलंगाना पठार को याद रखना इसी का ये हिस्सा है। और याद रखना यहाँ पर यूरेनियम और अभ्रक का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखना 3 पठार बहुत महत्वपूर्ण है आपका, एक जो है दक्कन पठार में महाराष्ट्र का पठार, एक आपका कर्नाटक पठार, एक आपका जो है तेलंगाना पठार। तीनों याद रखिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, तो बिल्कुल गलत मत करिएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नदियों के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि भारत में जो नदियां हैं, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो भारत में जो नदियां हैं इनके बारे में हमें याद रखना बहुत जरूरी है कि उन नदियों का प्राचीन नाम में क्या था और आज नाम क्या है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नदियों को जब पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे एक बार बता देता हूँ आपको। झेलम को बितस्ता कहते हैं, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। चेनाब को अस्किनी कहते हैं, राबी को परशुनी कहते हैं, और इसी नदी किनारे जो है दसराग युद्ध हुआ था, ठीक है। ब्यास को बिपाशा कहा जाता है, सतलज को शतुद्री कहते हैं, जो आपको गंडक को बिहार सदानीरा कहा जाता है, ये याद रखना, बिहार में गंडक को सदानीरा कहते हैं। काबुल को कुंभा कहते हैं, कुर्रम को जो है क्रुमु कहते हैं, गोमल को गोमती कहते हैं, घग्गर को द्वंद्वती नदी कहते हैं, और स्वात को जो है सुवास्तु नदी कहते हैं। याद रखना ये प्राचीन नाम और आधुनिक नाम को भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और याद रखिएगा, अब हम लोग नदियों के अगर बारे में देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे गंगा नदी की। तो गंगा नदी याद रखिएगा, ये जो है जब निकलती है तो याद रखना ये देवप्रयाग में गंगा के नाम से होती है, लेकिन याद रखना ये उससे पहले अगर देखा जाए तो उससे पहले याद रखना भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से ही जो है इसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा। लेकिन याद रखिएगा हम अगर बात करें पंचप्रयाग की, तो पंचप्रयाग के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। पंचप्रयाग उत्तराखंड में है और ये अलग अलग नदियों के मिलने से बनता है, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो नॉर्थ है और आपका साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ की ओर भी क्रम मिलाने को आ सकता है, तो इसलिए हम इसको इस आधार पर बता देते हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए कि जो है सबसे पहले बात करें तो विष्णु प्रयाग आता है। विष्णु प्रयाग याद रखना धौली गंगा और अलकनंदा के मिलने से याद रखना क्या पड़ता है, उसका नाम हो जाता है, उस जहां मिलती है वह विष्णु प्रयाग होता है। तो विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है। और यह भी याद रखिएगा इन सब नदियों में कॉमन अलकनंदा है, अलकनंदा के ही मिलने से सब नदियों के अलग अलग प्रयाग बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और यह भी याद रखिएगा अलकनंदा बद्रीनाथ से निकलती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर आपका जो है पहला कौन सा है, ये आपका विष्णु प्रयाग है। विष्णु प्रयाग के बाद और जब हम साउथ में आएंगे तो आपका दूसरा आपका है नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग याद रखना अलकनंदा नदी के और नंदाकिनी नदी के मिलने से क्या बनता है, आपका नंद प्रयाग बनता है। और साउथ में जब आएंगे तो तीसरा नंबर पे कौन है, आपका कर्ण प्रयाग। और कर्ण प्रयाग याद रखिएगा अलकनंदा और पिंडार नदी के मिलने से जो है कर्ण प्रयाग होता है। और साउथ में जब आएंगे तो नंबर 4 पर कौन है, आपका रुद्र प्रयाग। और रुद्र प्रयाग में याद रखिएगा केदारनाथ से मंदाकिनी नदी आती है, तो मंदाकिनी नदी के मिलने से याद रखिएगा कहां पर, अलकनंदा में, तो उस क्या बनता है रुद्रप्रयाग में आपका जो है क्या हो जाएगा, आपका जो मंदाकिनी और अलकनंदा मिलने से यहाँ पे क्या होगा, रुद्रप्रयाग हो जाएगा। फिर इसके बाद सबसे साउथ में आपका नंबर 5 पे कौन है, देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में याद रखिएगा यहाँ पर अलकनंदा और आपका जो है भागीरथी के मिलने से जो है इसका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा पड़ जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। और याद रखना गंगा कहाँ निकलती है, गंगोत्री से, मंदाकिनी केदारनाथ से, और आपका अलकनंदा बद्रीनाथ से। एक चीज और यहाँ बता देता हूँ, आप सुना होगा कई बार टेहरी बांध। तो टेहरी बांध याद रखिएगा ये भागीरथी और याद रखना ये जो है एक नदी है यहाँ पे भील गंगा, तो भागीरथी और भील गंगा के संगम पर ही टेहरी बांध स्थित है। ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो गलत मत करिएगा। तो पंच प्रयाग कौन कौन से हैं याद रखना, पहले आपका है सबसे नॉर्थ में आपका विष्णु प्रयाग, फिर आपका है नंद प्रयाग, फिर आपका है कर्ण प्रयाग, फिर आपका है रुद्र प्रयाग, फिर आपका है देव प्रयाग। ऐसे क्रम हमें इसको अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। और याद रखना जो आपका यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ है, इसी को हम 4 धाम कहते हैं। इन सबको जोड़ने के लिए 4 धाम परियोजना शुरू की गई है, रोड की परियोजना है, वो भी याद रखिएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, गंगा नदी की अगर बात करते हैं, गंगा नदी याद रखिएगा ये आपका उत्तराखंड से बहते हुए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो गंगा नदी है जब ये उत्तराखंड से गोमुख से निकलती है तो याद रखना ये आपका जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आपका बिहार होते हुए, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल में ये आपका ये कहाँ गिरती है, आपका ये आकर के जो है बांग्लादेश प्रवेश करती है और जो है वहां पर जो है क्या करती है, फिर जाकर के सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, याद रखिएगा भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से देवप्रयाग में इसका नाम गंगा हो जाता है। गंगा नदी याद रखना पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में बहते हुए जब ये पश्चिम बंगाल पहुंचती है तो दो भागों में बढ़ जाती है। दो भागों में जब बढ़ती है तो इसकी एक शाखा बांग्लादेश प्रवेश करती है और बांग्लादेश में याद रखना जब ब्रह्मपुत्र नदी जमुना के नाम से जब यहाँ मिलती है तब इसका नाम पद्मा हो जाता है। तो याद रखना गंगा में जब जमुना मिलती है, याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र को ही बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, तो जमुना के मिलने से इसका नाम पद्मा हो जाता है। और पद्मा नदी जब आगे बढ़ती है तो याद रखना बराक नदी के मिलने से फिर इसका नाम मेघना हो जाता है। तो गंगा नदी याद रखिएगा भागीरथी के नाम से निकलती है और मेघना के नाम से ही सुंदरबन में गिरती है। ये बात याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर बात करते हैं दूसरी शाखा कौन सी, हुगली नदी है, तो हुगली पश्चिमी बंगाल में बहते हुए आपका इस सुंदरबन में डेल्टा में गिरती है, ये भी याद रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा जो गंगा नदी है अगर ये आपका देखेंगे तो ये पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। तो अगर हम इसका दाएं और बाएं को देखते हैं तो याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण क्या है, तो दायां बायां इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि याद रखना गंगा नदी जब बहती है तो जो ये वाला क्षेत्र है इसको हम कहते हैं जो है बायां क्षेत्र और इसको कहते हैं दायां क्षेत्र। तो जो नदियां इधर से आके मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं जो है बाईं साई नदियां, और इधर से मिलती हैं उनको कहते हैं दाईं साई नदियां। तो याद रखिएगा अगर आप देखेंगे तो क्रम मिलाने को भी आता है। तो बाईं साई नदियों की बात करें, सबसे पहले रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर यहाँ पे बूढ़ी गंडक, फिर कोसी, फिर महानंदा। ये नदियां जो है आके कहाँ मिलती हैं, जो है बाईं तरफ से गंगा मिलती हैं। दाईं तरफ से बात करते हैं तो आपका एक नदी कौन सी है, आपका यमुना है। इसके बाद आपका टोंस नदी है, फिर सोन नदी है, फिर हुगली नदी है, ठीक है। यहाँ पे दामोदर नदी है। ये सब मिलती है किसमें, गंगा में आपका जो है ये दाईं ओर से मिलती हैं। याद रखिएगा इस पूरे क्षेत्र को हम गंगा नदी बेसिन कहते हैं, गंगा नदी द्रोणी कहते हैं, गंगा नदी का अपवाह तंत्र कहते हैं, ये याद रखिएगा। और यहीं पे हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बता देते हैं, बाकी आगे हम आगे बताएंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी याद रखिएगा, याद रखना यहाँ पे मानसरोवर झील के पास से सांगपो के नाम से निकलती है। तो तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, यहाँ से निकलती है और आपका जो है नामचा बरवा के पास यू टर्न लेती है, ऐसे यू टर्न लेती है, अंग्रेजी के यू अक्षर से यू टर्न लेती है। नामचा बरवा यहाँ एक पर्वत है, ठीक है। और जब ये आपका जो अरुणाचल प्रदेश पहुंचती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसको कहते हैं दिहांग कहते हैं, ठीक है। और जब ये असम में प्रवेश करती है तो इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और जब याद रखना जब ये बांग्लादेश प्रवेश करती है तो याद रखना यहाँ पर एक नदी आती है तिस्ता के मिलने से ब्रह्मपुत्र को या बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। और जमुना आकर के गंगा मिल जाती है तो गंगा का नाम बदल जाता है पद्मा, तो ब्रह्मपुत्र यहीं पर समाप्त हो जाती है। और पद्मा आगे बढ़ती है, बराक के मिलने से उसका नाम मेघना हो जाता है और मेघना के नाम से सुंदरबन डेल्टा में गिरती है। तो इसको अच्छे से याद रखना क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। अब यहाँ याद रखिएगा गंगा की प्रमुख साई नदियाँ कौन कौन सी, ये क्वेश्चन आता है। तो याद रखिएगा ये आपका ये बाईं साई नदियाँ हैं और आपका ये दाईं साई नदियाँ हैं, मैंने ऊपर आपको बता दिया है। तो इसको याद रखिएगा जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, कोसी, महानंदा और ब्रह्मपुत्र, ये सब बाईं ओर से मिलती हैं। जबकि दाईं ओर से बात करें तो यमुना, टोंस, सोन, पुनपुन, फल्गु, दामोदर और आपका अजय नदी, ये सब नदियाँ कौन सी है, गंगा की आपका दाईं साई नदियाँ हैं। तो दाईं और बाईं साई नदियों को याद रखिएगा, मैंने इसे डायग्राम से बिल्कुल बता दिया है। तो इसको अच्छे से याद रखना, पूरा वीडियो आप देख लेंगे, एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो 2 दिन के बाद एग्जाम है तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। आपको वहाँ याद हो जाएगा और डायग्राम से देखते हैं जल्दी याद होता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण, हम आपको यहीं पर मैप बना करके आपको हम यहीं पर बता देते हैं जिससे आपको याद रहेगा। तो सिंधु नदी याद रखना मानसरोवर झील से निकलती है और याद रखना ये आपका जम्मू कश्मीर में प्रवेश करते हुए, लद्दाख में प्रवेश करते हुए, जम्मू कश्मीर में नहीं बहती है, केवल लद्दाख में बहती है, ठीक है। तो लद्दाख में बहते हुए आपका ये पाकिस्तान में। अब हम बात करेंगे सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी याद रखिएगा, इसको हम पहले मैप के माध्यम से कुछ बता देते हैं, फिर आपको हम ये बताते हैं आपको, ठीक है। ये आपका जो याद रखना मानसरोवर जिससे सिंधु नदी निकलती है और भारत के केवल एक राज्य लद्दाख में बहते हुए और आपके जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है और आके ये कहाँ पर जो अरब सागर में गिर जाती है। तो याद रखना सिंधु नदी याद रखना, सिंधु नदी के उत्तर में आपका जो है लद्दाख पर्वत है और दक्षिण में आपका जास्कर है, जास्कर है, ये आपका ये लद्दाख है। और आपको मैंने मैप में बताया था जास्कर लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख और जास्कर के मैदान मतलब के बीच से बहती है तो गार्ज का निर्माण करती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है।
और जो नदियां इधर से मिलती हैं उनको हम क्या कहते हैं, बाईं साई नदियां, और जिधर से मिलती हैं उनको क्या कहते हैं हम, जो इधर से मिलती हैं उनको दाईं साई नदियां कहते हैं, जो इधर से मिलती है उनको हम क्या कहते हैं, बाईं साई नदियां कहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है सिंधु नदी के बारे में। ठीक है, अब सिंधु नदी के याद देखिएगा तो सिंधु नदी की कौन कौन सी जो है नदियां इसमें हैं, बाईं है, कौन दाईं है। तो बाईं साई नदियों में कौन कौन है, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, जास्कर, सोहन, जो है आपका जो है स्वांग, आपका सिगार नदियां हैं। जबकि दाईं ओर से कौन मिलती हैं, तो स्योग नदी, काबुल नदी, कुर्रम नदी, तोची नदी, आपका गोमल नदी, आपका गिलगित नदी, याद रखिएगा। और याद रखना सिंधु नदी का जो अपवाह तंत्र है वो 4 देशों में है, एक आपका चीन में भी है, एक आपका ये भारत में भी है, एक आपका पाकिस्तान में भी है, एक आपका अफगानिस्तान में है। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं काबुल और कुर्रम नदी अफगानिस्तान से निकल करके सिंधु में मिलती है पाकिस्तान में। तो याद रखना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं सिंधु नदी के बारे में यहाँ पे दे रखा है। आप देख सकते हैं सिंधु नदी याद रखिएगा, यहाँ पे आप मानसरोवर झील से निकलती है और आपका जो है ये लद्दाख बहते हुए आप कहाँ गिरती है आकर के, ये अरब सागर में गिरती है। ठीक है, और याद रखना इसमें जो आपकी बाईं साई नदियां हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बाईं साई नदियों को हम पंचनद कहते हैं। तो पंचनद याद रखना कौन कौन नदियां हैं, तो झेलम, इसके बाद चेनाब, इसके बाद रावी, ब्यास और सतलज, इन 5 नदियों को हम पंचनद कहते हैं। और इन्हीं 5 नदियों के भूमि को हम पंजाब कहते हैं, ये याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद सिंधु का ये आपका दायां क्षेत्र है और आपका ये जो है बायां क्षेत्र है, यहाँ भी दायां क्षेत्र है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनको अच्छे से याद रखना। तो पंचप्रयाग पूछा जाए, पंचनद पूछा जाए किन नदियों को कहा जाता है, तो पंचनद में झेलम आती है, चेनाब, आपका रावी, ब्यास और सतलज, लेकिन इसमें सिंधु नदी नहीं आती है। तो पंचनद में 5 नदियां कौन कौन सी हैं ये भी याद रखिएगा, ये भी सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल गलती आप मत करिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की। तो मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी जब आपका निकलती है कहाँ से, तो आपको मैं मैप से बता देता हूँ दोबारा से। ठीक है, ये आपका जो है मैप, आपका ये मैप है। ठीक है, और ये आपका तिब्बत पठार है। तिब्बत पठार से सांगपो के नाम से निकलती है। आपका ये जो है क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहते हैं, आपका असम में इसे जो है क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। और आपका जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको जमुना कहते हैं, याद रखना। तो ब्रह्मपुत्र को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं और बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। तो जहां जहां प्रवेश करिए इसका नाम बदल जाता है। ठीक है, तो याद रखना इसकी दाईं साई नदियां कौन कौन सी हैं, सुबनसिरी, कामेंग, बेलासिरी, मानस, संकोस, तिस्ता। जबकि जो है बाईं साई नदियां कौन सी हैं, तो याद रखना दिबांग, लोहित, आपका दीखू, धनसिरी और आपका कपली है। और अभी याद रखिएगा जो लोहित नदी है ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो लोहित नदी भी याद रखना। इसी पर भारत का सबसे लंबा पुल बनाया गया है जिसे हम भूपेंद्र हजारिका पुल कहते हैं। इसी पर इस मिट्टी का रंग लाल है क्योंकि ये लाल मिट्टी की ओर से बहती है, इसलिए इसको रंग रंजित नदी कहते हैं, इसको हम रक्त नदी कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि इसका रंग बिल्कुल पानी का रंग लाल होता है मिट्टी के घुलने से। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं छोटानागपुर के पठार से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, मैंने आपको बताया था कि आगे बताऊंगा। तो छोटानागपुर के पठार से कौन कौन नदियां निकलती हैं आप देख सकते हैं। तो पूरब की ओर देख सकते हैं सबसे पहले नदी है आपकी अजय नदी है। ठीक है, जो आपका हुगली में आके मिलती है। दामोदर नदी भी यहीं से निकलती है, जो आपका आके कहाँ मिलती है, ये भी हुगली में मिलती है। इसके अलावा याद रखना यह नदी यहाँ निकलती है स्वर्णरेखा नदी, इसी पर जो है याद रखना रांची शहर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा आप यहीं रूप नारायण नदी निकलती है, यहीं से आपका उत्तरी कोयल नदी निकलती है जो सोन की साई नदी है, यहीं से आपका पुनपुन नदी, आपका फल्गु नदी, क्यू नदी निकलती है जो बिहार की ओर बह के गंगा में मिलती है। तो कौन कौन नदियां निकलती है छोटानागपुर पठार से, मैंने भी एक मैप बना के यहाँ बता दिया है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नदी है कावेरी की बात कर लेते हैं। तो कावेरी नदी क्या कहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कावेरी नदी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके बाद थोड़ा पहले आपको मैप के माध्यम से बता देते हैं। तो याद रखना कावेरी नदी याद रखिएगा, ये आपका कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है और आपका बंगाल की खाड़ी में ये जब गिरती है तो याद रखना ये आयताकार डेल्टा का निर्माण करती है। तो आयताकार डेल्टा का निर्माण कौन करती है, कावेरी नदी करती है। दक्षिण भारत नदियां जो होती है वो मौसमी नदियां होती हैं क्योंकि वहां पे तो वह क्या कहते हैं ग्लेशियर है नहीं, लेकिन कावेरी और उसकी सहायक नदियां एकमात्र जो है अपवाह तंत्र है जो 12 मासी है। तो याद रखना 6 महीने जो है उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है और 6 महीने दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। तो इसलिए यही एकमात्र नदी है जो 12 मासी नदी है, ये भी याद रखिएगा। और पानी कहाँ से मिलता है, तो उत्तर पूर्वी मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से। इसकी सारी नदियां कौन कौन सी हैं, तो याद रखना कावेरी सारी नदियां कौन कौन सी हैं। तो बाईं सारी नदी कौन कौन सी हैं, हेमावती, अर्कावती, आपका सिमसा। जबकि जो है दाईं ओर से आपका भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, तीर्था,
अमरावती, मयार, जो आपका नोइल, आपका सुबनवती नदी निकलती है। ये सब क्या है, ये नदियां जो है बाईं साइड नदियां हैं, ठीक है। तो दाईं और बाईं साइड नदियां अच्छे से याद रखना, ये भी सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब आते हैं गोदावरी की बात कर लेते हैं। तो गोदावरी नदी की अगर हम बात करते हैं तो हम दो तरीके से बात करें। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे, फिर हम ऊपर आके बताएंगे। तो याद रखना, गोदावरी नदी जब निकलती है तो याद रखना यहाँ पर आपका जो है महाराष्ट्र में त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है, और आपका ये जो है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना होते हुए आपका जो है कहाँ पर, तो आप याद रखना ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। या ये इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम गोदावरी का डेल्टा कहते हैं। और यही नदी गिरती है जो कृष्णा, तो इस दोनों को मिला के कहते हैं केजी बेसिन कहा जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है। अब ये जो आपका नदी है गोदावरी नदी है, इसकी सारी नदियां कौन कौन सी हैं, तो पूर्णा नदी है, वर्धा है, बेनगंगा के मिलने के बाद ये जो मिलती है इसका प्राणहिता हो जाती है, इसको ये भी याद रखिएगा। इंद्रावती नदी आपका जो है बस्तर पठार से निकल के आती है, ये भी इसी सारी नदी है। और सिलेरू इसकी सारी नदी है, ये भी याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ था। जबकि अगर हम बात करें तो परवर नदी याद रखिएगा, और मंजरा नदी और आपका मोहे नदी, ये सब कहाँ है, ये सब आपके जो है किधर से मिलती हैं, तो आपका जो है क्या कहते हैं, दाईं ओर से मिलती हैं। तो ये सारी नदियों को अच्छे से आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे लिस्ट पूरा दे दिया गया है, डायग्राम के माध्यम से आप यहाँ दे सकते हैं। बाईं सारी नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो वर्धा, प्राणहिता, पेनगंगा, इंद्रावती, सबरी, पूर्णा और सिलेरू, ये सब नदियों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप याद करना पड़ेगा आपको। जबकि बाईं ओर से कौन मिलती हैं, मोहेर, मंजीरा, जो है आपका परवर, ये नदियां मिलती हैं। और परवर नदी किनारे ही जो है दायमाबाद स्थित है, जो आपका हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी क्षेत्र था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे नदी है कृष्णा। तो कृष्णा नदी याद रखना कौन कौन सी नदियां हैं, तो कृष्णा नदी याद रखेगा, ये आपका जो है कहाँ की, ये निकलती कहाँ से, तो याद रखना ये महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती है, और आपका जो है ये जो है बंगाल की खाड़ी में आंध्र प्रदेश के पास गिरती है। तो याद रखना इसकी प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, तो आप दे सकते हैं जो आपका ये वाला क्षेत्र है, ये नदी का जो है बायां क्षेत्र है, और ये क्षेत्र नदी का दायां क्षेत्र है। तो बाईं ओर से कौन नदी मिलती है, तो भीमा, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। भीमा, आपका डिंडी, हलिया, मूसी नदी किनारे हैदराबाद है, ठीक है। और आपका मुनेरू है। जबकि अगर हम बात करें जो है दाएं साइड नदियों की बात करें, तो ये नदी है आपका कोयना नदी है, फिर आपका वरना है, फिर पंचगंगा है। अब याद रखिएगा पंचगंगा नदी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। दूध गंगा, ये दूध गंगा नदी याद रखना, ये कृष्णा की भी है और झेलम की भी है, ठीक है। और आपका घाट प्रभा, यहाँ माल प्रभा, आपका ये तुंगभद्रा, इस नदियां आपस में ये मिलती हैं, किसमें आकर के, याद रखना ये जो है कृष्णा मिलती हैं। और याद रखिएगा जो तुंगभद्रा नदी जहां मिलती है इसको कहते हैं रायचूर का दोआब, और यहीं पर विजयनगर साम्राज्य स्थित था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं इसकी सारी नदियों के बारे में यहाँ पे दे दिया गया, आप मैंने ऊपर बता दिया है। तो दाएं कौन कौन सी हैं, पंचगंगा, दूध गंगा, कोयना, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, वरना। जबकि बाईं ओर से कौन मिलती है, भीमा, डिंडी, मूसी, मुनेरू और आपका हल्लिया, ये सब जो है इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक नदी आपकी है महानदी याद रखिएगा, ये आपका छत्तीसगढ़ में सिहावा पर्वत से निकलती है। आपका छत्तीसगढ़ में यह छत्तीसगढ़ बेसिन में बीच पे बहती है, यहाँ पे चावल का इसे कटोरा कहा जाता है, या चावल उत्पादन ज्यादा होता है। महानदी याद रखना, बहते हुए याद रखना कहाँ गिरती है आकर के, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो याद रखना छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहते हुए आती है। हीराकुंड बांध विश्व का जो सबसे ऊंचा बांध है, ये आपका उड़ीसा में है, ठीक है। ये आपका कहाँ पर, महानदी पर, ये भी आपको याद रखना होगा। और इसके बेसिन को चावल का कटोरा कहते हैं, ठीक है। तो ये भी बंगाल खाड़ी में गिरती है, महानदी याद रखना। महानदी की सारी नदी एक प्रमुख नदी है बाघ, याद रखेगा। और इसकी सारी नदी एक नाम है उसका तेल। तो बाघ और तेल की सारी नदियां हैं, तो याद रखना महानदी की सारी नदियां हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पे याद रखेगा, अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो अगर ये नॉर्थ है आपका ये साउथ है, तो मैं क्रम बिल्कुल बता देता हूं, आप अच्छे से याद रखिएगा। सबसे पहले आपका है नदी है लूनी, फिर आपका साबरमती। तो लूनी नदी याद रखिएगा, ये याद रखना ये आपका राजस्थान से निकलती है, और आपका ये कच्छ के खाड़ी में ये जो है लुप्त हो जाती है। साबरमती याद रखना, ये भी आपका अरावली पहाड़ी से निकलती है, और आपका जो है ये आपका कहाँ गिरती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो खंभात खाड़ी में जो अरावली जहाँ गिरती है, ये अरावली से निकल करके तो साबरमती नदी है। साबरमती नदी याद है ना, गुजरात की जो है इसको जो है बहुत पवित्र नदी माना जाता है। इसके बाद नदी है आपका है माही नदी, और माही नदी आप देख सकते हैं इसे कर्क रेखा 2 बार काटती है, भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा नदी है आपका जो है नर्मदा, फिर नर्मदा नदी बहती है, और नर्मदा नदी कहाँ निकलती है आगे बताऊंगा मैं। फिर तापी नदी, इसके बारे में बताऊंगा। मीठी नदी है, इसके बाद आपका याद रखना ये क्या कहते हैं, गोवा में मांडवी और नदी कौन सी है, ज्वारी है। और फिर आपका कर्नाटक में शरावती नदी है, और शरावती नदी पर ही जोग जलप्रपात है, महात्मा गांधी जलप्रपात है, जो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। फिर भरतपुच्छा नदी है, फिर पेरियार है, फिर आपका पुम्बा नदी है। अब आपको याद रखिएगा ये नदियों को अगर अरब सागर में गिनो नदियों को
उत्तर से दक्षिण की ओर अगर सजाने को आ जाए तो लूनी, फिर साबरमती, फिर आपका माही, फिर आपका नर्मदा, फिर आपका तापी, फिर मीठी नदी, फिर आपका मांडवी, फिर जो है जुआरी, इसके बाद आपका शरावती, फिर आपका भरतपुच्छा, फिर पेरियार और फिर आपका पुम्बा नदी है। तो ये क्रम आपको याद रखना होगा। अगर यही बात कर लेते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरी नदियां कौन कौन सा क्रम है, ये भी मैं बता देता हूं। सबसे पहले नदी आपका है हुगली। कौन नदी है आपकी? हुगली है। हुगली के बाद नदी कौन सी है याद रखिएगा, तो आपका है आपका स्वर्णरेखा नदी है। ये आपका स्वर्णरेखा के बाद आपका ब्राह्मणी नदी याद रखना। ब्राह्मणी के बाद बैतरणी नदी याद रखिएगा, फिर महानदी, फिर आपका गोदावरी, फिर आपका कृष्णा, फिर आपका कावेरी नदी है, और फिर लास्ट में सबके आप दो। तो उस नदी का नाम क्या है? बेगई नदी है। बेगई नदी आपका जो कहाँ बहती है, तो तमिलनाडु में बहती है। ये आपको याद रखना होगा। तो ये सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो है बंगाल खाड़ी में और अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं वह क्रम क्या है, तो उनका क्रम ऐसे ही आपको हमें याद करना होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, नदी है नर्मदा। याद रखना, नर्मदा नदी याद रखेगा, ये भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी में क्यों बहती है? क्योंकि एक तरफ याद रखना बिंद पर्वतमाला है, एक तरफ आपका सतपुड़ा पर्वतमाला है। तो बिंद और सतपुड़ा के बीच में नदी कौन सी बहती है याद रखेगा? नर्मदा बहती है। ठीक है, और नर्मदा नदी याद रखेगा ये कहां से निकलती है? तो मैकाल पर्वत श्रेणी में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और जाकर ये जो है खंभाती खाड़ी में गिरती है। तो याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है, इसके बारे में अच्छे याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद याद रखना उसी के दक्षिण में नदी है कौन सी? तापी नदी है, जो बैतूल पठार से निकल करके ये भी जो है खंभाती खाड़ी में गिरती है। तो याद रखिएगा नर्मदा नदी पे जो है अगर देखा जाए तो नर्मदा नदी पे कई बांध स्थित हैं। कौन कौन से बांध है जरा इसको अभी आप देख करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नर्मदा नदी में कौन कौन से बांध है। तो आप देखिएगा लिस्ट पूरी, तो इस पर जो है सरदार सरोवर बांध है, इंदिरा गांधी बांध है, ओंकारेश्वर बांध है, जो है बरगी बांध है, इस अब महेश्वर बांध है, इसी पे आप याद रखना तवा बांध भी इसी पे स्थित है। इसके अलावा आपका जो है क्या कहते हैं बरना और आपका कोलार बांध भी इसी पे स्थित है। ये भी याद रखना, छोटे छोटे बांध है। ठीक है, अब अगर देखा जाए, अगर फिर आपसे पूछा जाए कि तापी पे कौन कौन से बांध है, तो जरा आप लिस्ट देखिएगा। इस पे काकरा पारा बांध है, इसी पे जो है आपका उकाई बांध है जो आपका कहां पर? गुजरात में है, और महाराष्ट्र में जो है हथनूर बांध इसी पे स्थित है। इसके अलावा प्रकाशा बांध है, इसी पे देखेंगे छोटे छोटे आपको बैराज इस पे स्थित है, वो भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो है प्रमुख भारत के दर्रे को देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग लद्दाख के कौन कौन से दर्रे हैं। याद रखना डार्क कोर दर्रा, आपका मिनटेक दर्रा, चांगला दर्रा और आपका काराकोरम दर्रा, ये सब कहां पर है? आपका लद्दाख में। इसके अलावा आपका खादुंगला दर्रा है। तो देखना ये चांगला, काराकोरम और खांगदुला दर्रा ये कई बार एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन आता है और गलत होने का चांस ज्यादा होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से होता है, तो आप गलत बिल्कुल मत करिएगा। उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में याद रखिएगा लीपू लेक, और लीपू लेक को लेकर के भारत और नेपाल के बीच में विवाद भी है। ठीक है, तो हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा नामा दर्रा है, इसके बाद नीति है, फिर माना है। माना और नामा दो दर्रे हैं, लेकिन अधिकांश किताबों में केवल माना और नीति और लीपू लेक करके बता करके छोड़ देते हैं। ठीक है, तो नामा भी है, माना भी है, नीति भी है। इसके अलावा आपका मुलिंग दर्रा है आपका, इसके अलावा आपका भिंगरी और आपका कुंगरी दर्रा कहाँ पर है? ये सब उत्तराखंड में है। और याद रखिएगा इन्हीं दर्रों से जो है मानसरोवर की यात्रा होती है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा इसी दर्रों से की जाती है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये क्वेश्चन यहाँ बहुत बार आ चुका है। 12 लच्चा दर्रा कहाँ पर है? याद रखना हिमाचल प्रदेश में। यहीं पर आपका रोहतांग दर्रा है, जहां से आपका रावी और जो है ब्यास नदियां निकलती हैं। दीवान दर्रा यहीं पर है, भाभा जो है दर्रा यहीं पर है, मणिरंग दर्रा यहीं पर है, सिपकिला दर्रा भी यहीं पर है, ये बहुत फेमस है। और सिपकिला दर्रे से ही सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और यहीं पर आपका यांगजी दर्रा है, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में याद रखना बहुत बार एक क्वेश्चन आ चुका है, बुर्जिल दर्रा कहाँ पर है? याद रखना जम्मू कश्मीर में है। यहीं पर आपका बनिहाल दर्रा है, और बनिहाल दर्रा जम्मू को कश्मीर से जोड़ता भी है। ठीक है, इसके अलावा पीर पंजाल दर्रा और आपका यहाँ जोजिला दर्रा है। जम्मू कश्मीर के सारे दर्रे बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए बिल्कुल हमने मैप के थ्रू इसको आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, पूर्वोत्तर भारत के दर्रे की बात करते हैं। तो सिक्किम में दो दर्रे बहुत महत्वपूर्ण है, एक आपका नाथुरा दर्रा और एक आपका जेलेपा दर्रा है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। और अरुणाचल प्रदेश में आपका सेला दर्रा, बुमला दर्रा से क्वेश्चन हमेशा आता है। तुंगा दर्रा, आपका दीफू दर्रा बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ से म्यांमार जाने का रास्ता है। और आपका पांगसार दर्रा कहाँ पर है? ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, आप इनको भी अच्छे से याद रखना। और आपका जो है मणिपुर में तुजू दर्रा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है।
अब हम दक्षिण भारत की अगर बात करते हैं तो दक्षिण भारत के दर्रों को नॉर्थ से साउथ की ओर जो है मिलाने को आ जाता है। तो नॉर्थ से साउथ की ओर अगर हम चलते हैं, सबसे पहले आपका थांगला, फिर भोर घाट, आपका थार घाट, फिर भोर घाट, फिर आपका पाल घाट और फिर आपका जो है सेनकोट्टई दर्रा है। ठीक है, इनके बारे में एक एक करके जान लेते हैं। याद रखना जो आपका थाल घाट दर्रा है आपका ये पश्चिमी घाट में है, और याद रखना थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। उसके साउथ में भोर घाट दर्रा है जो आपका मुंबई को पुणे से जोड़ता है। फिर आपका पाल घाट दर्रा है जो आपका नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में है, ये मैंने कई बार बता चुका हूँ। तो आप ये नीलगिरी है और आपका ये अन्नामलाई है, इसके बीच में पाल घाट दर्रा है, और यहीं से बंगाल खाड़ी में मानसून प्रवेश करता है। ठीक है, इसके अलावा याद रखना यहाँ पर आपका जो है सेनकोट्टई दर्रा, और सेनकोट्टई दर्रा याद रखना अन्नामलाई और आपका जो है कार्डमम पहाड़ी के बीच में है। और याद रखना ये तिरुवनंतपुरम केरल और मदुरई तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। तो किसको कौन जोड़ता है, ये भी कुछ क्वेश्चन बन सकता है। साउथ से नॉर्थ की ओर क्रम याद रखना, या नॉर्थ से साउथ की ओर क्रम याद रखना, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो गलती बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो भारत के प्रमुख ग्लेशियर कौन कौन से हैं, ये भी याद रख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ना आपका अगर बात करें सबसे पहले लद्दाख की बात करें, लद्दाख में एक बातुरा ग्लेशियर है, यहीं पर आपका हिस्पार है, यहीं पर आपका बियाफो है, यहीं पर आपका जो है बालतोरा है, यहीं पर आपका सियाचिन है। ये सारे ग्लेशियर कहाँ है, लद्दाख में। और सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा ग्लेशियर है, ये भी याद रखना 98 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद याद रखिएगा जो है आपका जम्मू कश्मीर में बात करें तो याद रखना रूपल ग्लेशियर, यहाँ दियामीर ग्लेशियर, आपका जो है मुनमाह ग्लेशियर, ये तीनों कहाँ पर है याद रखना, ये जम्मू कश्मीर में। और आजकल क्वेश्चन जो है जो बहुत फेमस है उनको नहीं पूछते हैं, जो बिल्कुल फेमस नहीं, जिनके बारे में आप नाम नहीं सुने होते हैं, वो भी पूछ देते हैं। तो याद रखना ये सब मैंने बिल्कुल अपने हाथ से बनाया है मैप को। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, मोबाइल के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख ग्लेशियर की अगर बात करते हैं, देखना यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर हैं हिमाचल प्रदेश में। एक आपका है कुल्टी ग्लेशियर, एक आपका है बड़ा भिंगड़ी ग्लेशियर, एक आपका है पार्वती है, यहीं पर आपका दुधोर है, आपका मुल्किया है, मियार है, ब्यासकुंड है, आपका जो है बेफांग दर्रा है, ये बेफांग ग्लेशियर है। ये सब कहाँ पर है देखना, ये सब हिमाचल प्रदेश में है। और अभी जो है पार्वती ग्लेशियर टूटा था, इस चर्चा में भी आया था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात करें और आपका सिक्किम और आपका पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में ग्लेशियर कम पाए जाते हैं, और पश्चिमी जो है आपका जो हिमालय है वहाँ ग्लेशियर ज्यादा पाए जाते हैं। सिक्किम में ग्लेशियर आपका है जेमू ग्लेशियर, देखना ये सिक्किम में है। यहीं पर आप क्या देखिएगा जो है रांगथोंग ग्लेशियर है, और यहीं पर आपका जो है लोनाक ग्लेशियर कहाँ पर है, तीनों आपका सिक्किम में है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो याद रखना यहाँ पर याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक आपका जो है यहाँ पर बी मोच ग्लेशियर है, एक यहाँ पे कांटो ग्लेशियर है, और आपका एक जो है मंचगोल ग्लेशियर है, याद रखना। और कांटो मैदान कहाँ है, जापान में है। असम में एक ग्लेशियर है आपका लेखा पानी ग्लेशियर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन अभी कहीं पे आया हुआ था। तो लेखा पानी ग्लेशियर कहाँ है, असम में है, ये भी याद रखना, यूनिक नाम है, आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। तो उत्तराखंड में कौन कौन से याद रखना ग्लेशियर हैं, याद रखना आपका जो है यमुनोत्री ग्लेशियर है, यहाँ बहुत सारे ग्लेशियर याद रखिएगा। तो यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, ये आपको याद रखना है। और पूरे भारत में सबसे ग्लेशियर कहाँ पे जाते हैं, उत्तराखंड, ये भी याद रखना है। यहाँ से नदी निकलती है यमुना। एक बंदर पुच्छ ग्लेशियर आपका यहीं पर है। ठीक है, यहीं पर आपका गंगोत्री ग्लेशियर है, यहीं पर आपका जो है मिलाम ग्लेशियर, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। बद्रीनाथ ग्लेशियर यहीं पर है, सतोपथ ग्लेशियर यहीं पर है, पिंडारी ग्लेशियर यहीं पर है। ठीक है, सोना ग्लेशियर यहीं पर है, आपका कफनी ग्लेशियर यहीं पर है, आपका जो है राकम ग्लेशियर यहीं पर है, चौराबाड़ी ग्लेशियर यहीं पर है, केदारनाथ ग्लेशियर यहीं पर है। ये सारे ग्लेशियर सब इंपॉर्टेंट है, सब कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ये भी सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और भारत के दूरस्थ बिंदु कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो सबसे नॉर्थ में आपका कौन है, सबसे उत्तर में इंदिरा कोल है, या सियाचिन लद्दाख में है। तो इंदिरा कोल सबसे उत्तर में है। सबसे दक्षिण में आपका याद रखना, अगर हम मुख्य लैंड की बात करते हैं तो याद रखना मुख्य भूमि की अगर बात करें तो कन्याकुमारी यहाँ का सबसे दक्षिण क्षेत्र है। और अगर हम बात करें सबसे दक्षिणतम बात करें तो इंदिरा पॉइंट है जो आपका निकोबार में है। सबसे पश्चिम में आपका कौन सा है, जो है क्या कहते हैं गुहार मोती आपका कहाँ पर है, गुजरात में है। और सबसे पूर्व में पूर्वी जो आपका याद रखना जो है क्या है, किबीथू है आपका है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, एक बार आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के सबसे पश्चिमी और पूर्वी जिले कौन है, तो सबसे पश्चिम में आपका गुजरात है, सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है। लेकिन ये नहीं कभी पूछा गया कि नॉर्थ और साउथ में सबसे जो है अंतिम राज्य कौन से हैं। सबसे नॉर्थ में याद रखना लद्दाख है, सबसे साउथ में
कौन सा है? सबसे साउथ में अगर बात करें तो आपका मुख्य भूमि पर आपका तमिलनाडु, और नहीं तो फिर अंडमान निकोबार होगा। ये भी याद रखना, हो सकता है कभी खुदन खास्ते भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये भी याद रखिएगा। तो बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से किस जिले में है, मतलब किस राज्य में है, याद रखिएगा। एक आपका जो है कोल्ड डेजर्ट, जो आपका जो है बायोस्फीयर कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। गुजरात में आपका कच्छ का रण ग्लेशियर आपका जो है बायो रिजर्व है। आपका जो है याद रखना नीलगिरी, याद रखना 3 राज्य में है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। अगस्ता मलाई जो है आपका याद रखना ये तमिलनाडु और आपका केरल में है। शेषांचलम आंध्र प्रदेश में और सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। ये सब भारत के बायो रिजर्व अर्थात जैव विविधता केंद्र है। तो एक तरफ जैव विविधता केंद्र, एक तरफ राज्य मिला करके ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंचनजंगा कहाँ पर, याद रखना ये सिक्किम में है। नोकरेक कहाँ पर, मेघालय में, अभी मैंने आपको बताया था ऊपर। डिब्रू सखोया कहाँ पर, असम में, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। और सुंदर जो है आपका सुंदर क्या कहते हैं वन आपका कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल में है। और ग्रेट निकोबार कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखना भारत में टोटल 18 है, याद रखना। ठीक है, तो 18 को मैंने मैप के माध्यम से बता दे रहा हूं मैं। नंदा देवी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। मानस कहाँ है, असम में है। देहांग देबांग कहाँ पर है, आपका जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। अचना कमार अमरकंटक कहाँ है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है। पन्ना अलग है और पंचमढ़ी अलग है, दोनों कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। और आपका जो है मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ये सब क्या है, ये भारत के बायो रिजर्व हैं। ये भी याद रखिएगा। भारत को 2 कटिबंध में बांटा गया है, ये भी याद रखना। एक आपका कौन सा है, शीतोष्ण कटिबंध, एक आपका उष्ण कटिबंध, और बीच से लाइन गुजरी है कौन सी, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के उत्तर में याद रखना सब शीतोष्ण कटिबंध है और दक्षिण में उष्ण कटिबंध है, यह भी याद रखना। ये भारत के 2 कटिबंध में स्थित है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत किस कटिबंध में है, तो याद रखना 2 कटिबंध में है, शीतोष्ण में भी और उष्ण भी है। और यह भी याद रखिएगा, जो अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश किस कटिबंध में है, बिहार किस कटिबंध में है, ठीक है, या फिर जो है अगर जो है क्या कहते हैं राजस्थान किस कटिबंध में, तो उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं सब शीतोष्ण कटिबंध में आते हैं। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि झारखंड किस कटिबंध में है, तो झारखंड याद रखिएगा दोनों कटिबंध में है, शीतोष्ण भी है और आपका उष्ण भी है। और उष्ण कटिबंध में कौन कौन है आप ये भी देख के याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं भारत के प्रमुख परमाणु रिएक्टर की बात कर लेते हैं। तो बिहार के बांका में याद रखना एक परमाणु रिएक्टर बनाया जा रहा है, ये भी याद रखना, बांका में। ठीक है, अब याद रखिएगा भारत के प्रमुख परमाणु रिएक्टर में सबसे पहले बात करेंगे रावल भाटा, याद रखना ये कोटा में नहीं है, ये आपका जो है चित्तौड़गढ़ जिले में है। ठीक है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ जिले में है। आपका जो है गोरखपुर आपका फतेहाबाद आपका ये हरियाणा में है। तो गोरखपुर एक उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन याद रखना गोरखपुर एक फतेहाबाद में स्थान है जहाँ पर ये जो है परमाणु रिएक्टर बन रहा है। काकरापारा कहाँ पर है आपका, यार गुजरात में है। गुजरात में मीठी वर्दी भी है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तारापुर भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था, ये भी आपका कहाँ है, तो आपका ये तमिलनाडु महाराष्ट्र में है। जैतापुरा कहाँ पर है, फ्रांस की मदद से बनाया गया है, ये भी कहाँ पर है, याद रखना ये भी महाराष्ट्र में है। कैगा कहाँ पर है, देखना कर्नाटक में है। कुडमकुलम कहाँ है, तमिलनाडु में है। कलपक्कम कहाँ है, ये भी तमिलनाडु में है, दोनों रूस की मदद से बनाया गया है। केववाड़ा कहाँ पर, आपका आंध्र प्रदेश में। हरिपुरा आपका पश्चिम बंगाल में। चुटकी कहाँ पर आपका मध्य प्रदेश में है, याद रखना। और नरोरा कहाँ पर आपका ये उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले में है, आपका गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, और बिहार के बांका में बनाया जा रहा है, ये भी याद रखना। ये भी सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, याद रखना लक्षद्वीप की अगर बात करते हैं तो लक्षद्वीप याद रखना कई द्वीपों का समूह है और अलग अलग अक्षांश रेखाएं उनको सीमा बनाती हैं। तो याद रखिएगा एक आपका जो है सीमा रेखा, आपका जो है अक्षांश रेखा है 11 डिग्री। 11 डिग्री जो चैनल है इसको याद रखना, एक 11 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो याद रखना जो लक्षद्वीप है 3 द्वीपों का समूह है। कौन कौन सा है, तो याद रखना एक आपका अमीनी द्वीप भी है, एक आपका कन्नानौर है, एक आपका जो है मिनिकॉय है। ठीक है, तो याद रखना इनको अलग अलग जो है बांटा गया है। तो याद रखना जो 11 डिग्री चैनल है जिसे हम 11 डिग्री अक्षांश कहते हैं वो अमीनी द्वीप और कन्नानौर को अलग करता है। ठीक है, ये मैप बना हुआ है। दूसरा जो है जो आपका ये क्या कहते हैं 9 डिग्री जो है ये कन्नानौर को मेनिकाय को अलग करता है, ये आप देख सकते हैं। और ये याद रखिएगा जो 8 डिग्री चैनल है याद रखना मेनिकाय को आपका मालदीव से अलग करता है। तो लक्षद्वीप और मेनिकाय को अलग करने वाला भी कौन है, आपका जो है 8 डिग्री है। तो चाहे आप यहाँ मेनिकाय और जो है याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। चाहे आपको मेनिकाय पूछा जाए और मालदीव दोनों भी 8 डिग्री, और चाहे अगर ये पूछा जाए कि पूरे लक्षद्वीप और आपका जो है मालदीव को अलग कौन करता है, तो 8 डिग्री चैनल को अलग करता है। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत और मालदीव के बीच में सीमा रेखा कौन निर्धारित करती है, तो 8 डिग्री चैनल निर्धारित करती है, ये भी याद रखना। और याद रखना
10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान निकोबार को अलग करता है, ये भी याद रखना। तो याद रखना ये 8 डिग्री चैनल बहुत महत्वपूर्ण है, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 11 डिग्री, ये याद रखिएगा। और याद रखिएगा एक यहाँ पे 16 डिग्री चैनल जाता है, 16 डिग्री अक्षांश रेखा जो उत्तरी और दक्षिणी पश्चिमी घाट को बांटता है, याद रखना। तो पश्चिमी घाट को जो बांटती है 16 डिग्री अक्षांश रेखा है, वो भी याद रखिएगा। तो याद रखना उत्तरी सह्याद्री दक्षिण सह्याद्री में बांटा जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते इसके बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भारत का जो है अच्छा जो है क्या कहते हैं कितना जो है अक्षांश से कितना और जो है देशांतर के बीच में भारत है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं, ये मैं आपको ऊपर यही बता रहा था, 16 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, याद रखना ये पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांटता है, एक आपका उत्तरी सह्याद्री, एक आपका दक्षिण सह्याद्री। तो कई अक्षांश रेखाएं हैं जो अलग अलग बांटती हैं, अलग अलग सीमाओं को निर्धारित करती हैं। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 16 डिग्री अक्षांश रेखा किसको बांटता है, तो पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांटता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये भी याद रखिएगा पृथ्वी के अलग अलग ताप कटिबंध है, तो पृथ्वी पर 3 ताप कटिबंध है, ये भी याद रखिएगा। याद रखना जो आपका विषुवत रेखा है और आपका जो ये कर्क रेखा है और आपका जो ये मकर रेखा है, यहाँ सूर्य रोशनी हमेशा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और गर्म को ज्योग्राफी की भाषा में क्या कहते हैं, उष्ण कहते हैं, तो इसे उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। और याद रखना 2 अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है। तो याद रखना ये कटिबंध है आपका, तो उष्ण कटिबंध किसके किसके बीच में है, तो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में है, ठीक है। दूसरा याद रखना ये किसके किसके बीच में, तो याद रखना ये जो है 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री साउथ दोनों के बीच में है। तो चाहे आपको ये पूछा जाए चाहे आपको ये पूछा जाए, ये भी याद रखिएगा 66.5 डिग्री और यहाँ भी 66.5 डिग्री है। तो 66.5 डिग्री इसको हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और कर्क रेखा, तो कर्क रेखा से और आर्कटिक वृत्त की जो लाइन है बीच में, इसको कहते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। और याद रखना जो आपका दक्षिण में है मकर रेखा और आपका जो है अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, इसके बीच में क्या है आपका दक्षिणी आपका शीतोष्ण कटिबंध है। और इसके बाद याद रखिएगा 66.5 डिग्री याद रखना आर्कटिक वृत्त से लेकर के और नॉर्थ पोल के बीच को शीत कटिबंध कहते हैं। और यहाँ भी आपका जो अंटार्कटिक वृत्त से लेकर के और दक्षिणी पोल को क्या कहते हैं आपका शीत कटिबंध कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी पर 3 कटिबंध पाए जाते हैं, याद रखना। एक आपका जो है उष्ण कटिबंध, एक आपका जो है कौन सा जो है शीतोष्ण कटिबंध, और एक आपका जो है शीत कटिबंध पाया जाता है। और यह भी याद रखना पृथ्वी का जो अगर बीच से अगर हम इसको जो है विषुवत रेखा 2 भागों में बांटती है, तो इसको क्या कहते हैं उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन एक बहुत सिंपल पूछा जाए कि क्या उत्तरी गोलार्ध में जो है तीनों कटिबंध पाए जाते हैं, तो बिल्कुल पाए जाते हैं। याद रखना जो है आपकी विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा के उत्तर वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में जो है उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी उष्ण कटिबंध, आपका जो है शीतोष्ण कटिबंध और आपका शीत कटिबंध, तो दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं। याद रखना ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना। ये सब क्वेश्चन यही सबसे क्वेश्चन खोज करके जब एग्जामिनर पूछता है तो हमारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल गलती मत करिएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये मैप बना हुआ है और याद रखना मैंने बताया था जो है 11 डिग्री चैनल, 9 डिग्री, 8 डिग्री, और यहाँ देखो लिखा है 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल किसको बांटता है, तो याद रखना अंडमान को निकोबार से बांटता है। याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में जो है याद रखना जो आपका तटीय क्षेत्र है उसको अलग अलग बांटा गया है। तो आप देख सकते हैं जो आपका ये जो है पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, आपका ये पूर्वी तटीय क्षेत्र है। तो तटों के अलग अलग नाम है, याद रखिएगा। जो ये वाला क्षेत्र इसको हम काठियावाड़ तट कहते हैं। सूरत से लेकर के और गोवा तक के क्षेत्र को हम कोकण तट कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सूरत से लेकर के और गोवा के तट को क्या कहा जाता है, कोकण, याद रखिएगा। गोवा से लेकर के बहुत महत्वपूर्ण चीजें याद रखिएगा। तो गोवा से लेकर के और न्यू मंगलोर के तट को क्या कहते हैं, हम कन्नड़ या कनारा तट कहते हैं, ठीक है। इसे कर्नाटक तट भी कहा जाता है। तो गोवा से लेकर न्यू मंगलोर के बीच में, और तीसरा जो आपका है न्यू मंगलोर से लेकर के और कन्याकुमारी के बीच में क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। तो मालाबार तट पे ही जो है सबसे पहले पुर्तगालियों का आगमन हुआ था। वास्को डी गामा सबसे पहले मालाबार तट पे ही उतरा था। कभी क्वेश्चन अगर आ जाए तो गलत मत करिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। याद रखना कन्याकुमारी, अगर हम पूर्वी तट की बात करें तो कन्याकुमारी से लेकर के यहाँ केजी बेसिन है। तो केजी बेसिन को क्या कहते हैं, इस बीच की क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं, ये याद रखिएगा। और याद रखना यहाँ से लेकर के आपका केजी बेसिन से लेकर के नदी है हुगली तक, इसको कहते हैं उत्तरी सरकार तट, या इसी को कहते हैं आपका उत्कल तट कहते हैं, उत्कल तट कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो तटों के अलग अलग नाम हैं, इनको भी याद रखना, किसके किसके बीच में है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अच्छे से याद कर लेना। आप सब पढ़ चुके होंगे लेकिन आपका रिवीजन हो जाएगा, तो एग्जाम में आप कम समय में जब वहां देखेंगे तो आपको चीजें याद आ जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग भारत के प्रमुख जो है झीलों को देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करते हैं। तो देखना अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, यहाँ पर जो है
अचार जो है अंचार झील है, यहीं पर आपका होकेरा आर्द्रभूमि है, यहीं पर आपका बूलर झील है, यहीं पर आपका सुरिनसर मानसर झील है, यहीं पर आपका डल झील है, यहीं पर आपका बेरीनाग झील है। ये सब झीलें कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में हैं, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, याद रखना जम्मू कश्मीर में ही याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो है मानसबल झील यहीं पर है, शेषनाग झील यहीं पर है, जहां से आपकी नदी कौन सी निकलती है, झीलम निकलती है। यहीं पर आपका अगर हम लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख में याद रखना मोरिली जो है झील कहाँ पर है, लद्दाख में है, ये आपका आर्द्रभूमि है। और एक आपका पेंगोंग झील कहाँ पर है, पेंगोंग सो झील कहाँ पर है, ये भी आपका लद्दाख में है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में याद रखना बहुत सी झीलें हैं, और यहाँ झीलें अधिकांश झीलें नमकीन झीलें हैं, ठीक है। इनको बारे में अच्छे से हम देख लेते हैं। पहला आपका जो है आपका याद रखना पंचप्रद झील कहाँ पर है, याद रखना बाड़मेर जिला आपका राजस्थान में है। यहीं पर आपका डिडवाना झील आपका नागौर जिले में है, याद रखिएगा। यहीं पर अगर बात किया जाए तो यहीं पर फतेह सागर झील कहाँ पर है, तो याद रखना राजस्थान के उदयपुर जिले में है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और राजस्थान की और झीलों को देखते हैं। केवला देव झील याद रखना भरतपुर में है, याद रखना ये बहुत फेमस है, यहाँ पे जो है प्रवासी पक्षी बहुत ज्यादा आते हैं, ये भी आर्द्रभूमि है। जो है राजसमंद झील कहाँ पे है, याद रखना राज जो है समुद्र झील याद रखना इसको कहते हैं। ये आपका पुष्कर झील अजमेर में है यहीं पर, और यहीं पर आपको कौन सी है, राजसमुद्र झील है, ठीक है। इसके अलावा याद रखना ढेबर झील या जो है आपका जयसमंद झील कहाँ पर, उदयपुर जिले में, ये भी कहाँ पर है, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी राजस्थान में है। इसके बाद राजस्थान में देखिएगा तो सांभर झील याद रखना यहीं पर है, अजमेर और आपका जयपुर और नागौर जिले के मध्य है, 3 जिलों में है, और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी झील है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है। इसके बाद देखना यहीं पर आपका जो है पिछोरा झील है, यहीं पर आपका उदयपुर झील है, मतलब उदयपुर जिले में पिछोरा झील है, और नक्की झील आपका जो है माउंट आबू जिले में है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा जो है फुलहर झील कहाँ पर, पीलीभीत में, यहीं से गोमती नदी निकलती है। यहीं पर पार्वती अर्गा झील है आपका गोंडा में, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहीं पर जो है इस आर्द्रभूमि घोषित किया गया, और इस बार आर्द्रभूमि दिवस यही मनाया गया है विश्व का, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो याद रखना गोविंद बल्लभ पंत झील कहाँ पे, सोनभद्र जिले में है, याद रखिएगा, और यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, याद रखिएगा। और सुराहा ताल झील बलिया में है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें जो है आपका जो है तेलंगाना में, तो यहाँ पे हुसैन सागर झील है हैदराबाद में, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और आपका जो है नागार्जुन सागर झील कहाँ पर है आपका, ये देखना तेलंगाना और आपका जो है किसकी सीमा पर है, तो याद रखना ये आपका आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, और ये जो है इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखना कोलेरू झील कहाँ पर, याद रखना ये आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी आया हुआ था कि आपका नर्मदा और गोदावरी और आपका जो है कृष्णा के बीच में कौन सी झील है, तो कोलेरू झील है आपका, कहाँ पर आंध्र प्रदेश में, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और यहीं पर पुलिकर झील है, और पुलिकर झील याद रखिएगा ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। और यहीं पर जो है श्री हरिकोटा द्वीप है, जिस पर जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जहां से सैटेलाइटों का परीक्षण किया जाता है, मतलब भेजा जाता है। केरल की बात करते हैं तो केरल में याद रखिएगा एक वेबनाथ झील है, यह भारत की सबसे लंबी झील है। और अष्टमुद्री झील आपका कोल्लम जिला आपका कहाँ पर है, केरल में है, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। केरल में याद रखिएगा पेरियार झील आपका इडुक्की जिले में है, और आपका जो है संथाम कोट्टा झील आपका जो है कोल्लम जिले में है, ये भी याद रखना कहाँ पर है, केरल में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आर्द्रभूमि है। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में याद रखना भोजताल झील है, भोपाल में है। इसके अलावा आपका लाखा जो है बंजारा झील कहाँ पर है आपका, याद रखना सागर जिले में है। और शाहपुरा झील कहाँ पे है, याद रखना तवा जलाशय इटारसी में है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा गुजरात की बात करें तो गुजरात में याद रखना एक नल सरोवर झील आपका अहमदाबाद में, ये बहुत फेमस है। यहाँ पे ककरिया झील का ये भी अहमदाबाद में, ये भी बहुत फेमस है, गुजरात में है। और थोल झील आपका मेहसाना जिले में है, ये क्वेश्चन अभी आया हुआ था किसी एग्जाम में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जब आपका तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में याद रखिएगा एक आपका ऊटी झील है, नीलगिरी जिले में है। एक आपका जो यहाँ पे जो है सोलावरम झील है, तमिलनाडु में है। इसके अलावा याद रखना ये जो है यहाँ पे लाल पहाड़िया झील कहाँ पर, याद रखना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे पजल झील कहते हैं, भी आपका तमिलनाडु में है। इसके अलावा यहाँ कोडाई जो है कनाल झील कहाँ पे, याद रखना डिडिगुल जिला, ये भी जो है आपका तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में सबसे अधिक आर्द्र भूमियां पाई जाती हैं, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें असम में तो असम में याद रखना दीपोर बिल झील कहाँ पर है, याद रखना कामरूप जिले आपका असम में है। और आपका यहीं पर आपका जो है कौन सी झील है, हफलोंग झील कहाँ पर है, अभी असम में है। मणिपुर में लोकटक झील याद रखना, और ये लोकटक झील के बीच में एक छोटा सा जो है क्या है राष्ट्रीय पार्क है, जिसका नाम क्या है
जो है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क याद रखना इसी झील के बीच में है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, याद रखिएगा। और यहाँ पर भौंकने वाले हिरन पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। और त्रिपुरा में रुद्र सागर झील है, याद रखिएगा। ये सब झीलें जो है क्या है, ये सब आर्द्र भूमियों में शामिल है, रामसर स्थल में शामिल किए गए हैं। अगर हम बात करें भारत में मिट्टी की, अगर बात करें यहीं पे हम आपको समझा देते हैं, बाकी मैंने इसका पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो भारत में याद रखना कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एक मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, ये भारत की सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है, 43% क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। और जलोढ़ मिट्टी याद रखना 2 भागों में बटी हुई है। इसको कहते हैं, एक आपको कहते हैं बांगर मिट्टी और एक को कहते हैं खादर मिट्टी, ये भी याद रखिएगा। दूसरी जो आपकी मिट्टी है, आपका जो सबसे दूसरा बड़ा क्षेत्र है आपका, वो है आपका लाल और पीली मिट्टी। लेकिन आप याद रखना एक चीज और आपको यहाँ बता देता हूँ, जो जलोढ़ मिट्टी है ये केवल उत्तर भारत में नहीं पाई जाती है, आपका दक्षिण भारत में पूर्वी तटीय मैदान में भी पाई जाती है, ये भी याद रखना। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना जो यहाँ पर आपका महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी डेल्टा है, उसमें भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। जो दूसरे मिट्टी का बहुत बड़ा क्षेत्र है भारत में, वो आपका लाल और पीली मिट्टी का क्षेत्र है। जब ये मिट्टी सूखी होती है तो लाल हो जाती है और भीगने पर ये पीली हो जाती है, तो ये पूरा क्षेत्र क्या है, लाल और पीली मिट्टी का क्षेत्र है। आप इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। जो तीसरी मिट्टी भारत की है वो आपकी सबसे बड़ी मिट्टी है काली मिट्टी, और आपको मैंने बताया था ये लावा के जो है टूटने से बनी है, बेसाल्ट के टूटने से बनी है, तो काली मिट्टी का ये क्षेत्र है। तो काली मिट्टी आपको जो है गुजरात और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा गुजरात के कुछ क्षेत्रों में और कुछ आपको छोटानागपुर के पठार क्षेत्रों में भी पाई जाती है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो चौथी मिट्टी हमारी है वो लेटराइट मिट्टी है। आपका ये जहां अधिक वर्षा होती है वहीं पे लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि ऊपर ही मिट्टी कट जाती है तो कंकड़ पत्थर ही इसमें बचते हैं। तो लेटराइट मिट्टी आपका पश्चिमी तटीय मैदान में पाई जाती है, आपका पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है, यहाँ पे अधिक वर्षा होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में। और पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, पर्वतीय क्षेत्रों में। ये आपको याद रखना होगा, हिमालय के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पाई जाती है। तो इन मिट्टी के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ जलोढ़ मिट्टी के बारे में अलग से बता देता हूँ। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी, सबसे ज्यादा क्षेत्र में पाई जाती है। ये मिट्टी 2 प्रकार की है, याद रखिएगा। एक आपका बांगर, एक आपका खादर है। तो सतलज का मैदान आपका याद रखिएगा ये पूरा है, ये गंगा यमुना का मैदान है, ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है जहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा महानदी, आपका कृष्णा, गोदावरी और आपका कावेरी के डेल्टा में भी ये मिट्टी पाई जाती है, पूर्वी तटीय मैदान में। तो ये सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। कौन सी है, जो है गुज्जर, यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण जनजातियों में से एक है। आपकी जनजाति का नाम है गुज्जर, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है। सिंपी और आपका जो है चौपान, गद्दी भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। मौन और आपका जो है बकरवाल, ये सब जनजातियां याद रखिएगा ऋतु प्रवास भी करती हैं। जब यहाँ पे बर्फ गिरती है तो ये लोग मैदानी क्षेत्र में चले आते हैं, और याद रखना जब जो है यहाँ पर गर्मी होती है तो फिर ये पहाड़ों पर चले जाते हैं। और याद रखिए इसके अलावा जो आपका जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन में आपका एक डोगरा जनजाति पाई जाती है, और इसी के नाम पे डोगरा रेजिमेंट भी बनाया गया है, ठीक है। तो आपको ये पता होगा, ठीक है। तो यहाँ याद रखिएगा कौन कौन जनजाति जम्मू कश्मीर पाई जाती है। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में कौन कौन जनजाति पाई जाती है, और हिमाचल प्रदेश की जनजातियां भी ऋतु प्रवास करती हैं, जैसे गद्दी, गुज्जर, भोटिया, बेदा, लंबा, खांपा, डोबा, गारा, किन्नौर और आपका जो है स्वांगला। ये याद रखना, ये हिमाचल प्रदेश जनजातियां, इसमें याद रखना गद्दी, गुज्जर, भोटिया और आपका जो है किन्नौर, ये सब जनजातियां ऋतु प्रवास करती हैं। तो इसके बारे में याद रखना, ये आपका हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। उसी तरह से छत्तीसगढ़ के अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारी जनजातियां पाई जाती है, जिसमें आपका अंगरिका जनजाति सबसे महत्वपूर्ण है, आपका गौड़, आपका परजा जनजाति। इसके अलावा याद रखना यहाँ पर बैगा जनजाति बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। सहारिया जनजाति भी कहाँ पर है, आपका ये छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अभुज जो है, माडिया, सौर, मुंडिया जो है, कोरकू, आपका जो है खारिका और आपका प्रधान, ये सब जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, छत्तीसगढ़ में। और ये सब जो है क्या करती हैं, झूम खेती करती हैं, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से याद रखना, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में कई पहाड़ियां इन्हीं जनजातियों के नाम पर रखे गए, क्योंकि वो पहाड़ियों पर जनजातियां पाई जाती हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में आपको पता होगा कि आबोर, ये सब मैंने आपको ऊपर बताया भी था, आबोर, मिसमी, मिकिर, डाफला, ये सब पहाड़ियां पाई जाती हैं, तो ये जनजातियों के नाम पे हैं। तो याद रखना यहाँ पे जनजाति का नाम क्या है, एक जनजाति आपका है डाफला। डाफला जनजाति अरुणाचल प्रदेश पाई जाती है, लेकिन अगर पूछा जाए जो है आपका जो है डाफला पहाड़ी कहाँ है, तो भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ देखिए, याद रखिएगा जो है अपातामी और आपका खोआ जनजाति भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आबोर, गालो, मोम्बा, मिसमी और मिकिर, ये सब जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। गुजरात की बात करते हैं तो याद रखना गुजरात में जनजाति है डाफर, याद रखना डाफला जनजाति, अभी ऊपर मैंने आपको बताया, आप फिर से याद देखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है डाफला, ठीक है।
डाफर जनजाति कहाँ पाई जाती है? देखना ये अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डाफर जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना ये आपका गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपका भील जनजाति बहुत महत्वपूर्ण है और भील जनजाति ही जो है 2011 की जनगणना के अनुसार, याद रखिएगा, ये सबसे बड़ी जनजाति है भारत की। तो याद रखना भील जनजाति केवल गुजरात में नहीं, भील जनजाति राजस्थान में भी, महाराष्ट्र में भी और मध्य प्रदेश में और गुजरात, इन चारों में पाई जाती है। याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण। तो पश्चिमी भारत में भील जनजाति पाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में पाई जाती है, लेकिन इसका विस्तार गुजरात और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी है, ये भी याद रखना। और ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। इसके अलावा यहाँ पे आपका कोली, वर्दा, आपका वर्दा पहाड़ी है, उसी के नाम पे रखा गया है। डाबरा, खारी, आपका चारण जो है क्या कहते हैं, रथुआ, पटेलिया, पटीले जनजातियां बहुत है, आरक्षण के लिए बहुत बार जो है आंदोलन कर चुकी है। डाफर और आपका जो है क्या कहते हैं, पोमला, ये सब जनजातियां गुजरात की हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश जनजातियों की बात करते हैं तो यहाँ गौड़ जनजाति बहुत महत्वपूर्ण है, अंगरिया और आपका जो है कोरकू। इसके अलावा भील, आपका जो है बिजवार, प्रधान, कोल, आपका खैरवार जनजाति, आपका हलवा, गौड़, आपका ये सब जनजातियां, सहरिया, ये सब जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी आप देख सकते हैं, राजस्थान में भी भील जनजाति है। ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और राजस्थान में भी सबसे ज्यादा यही पाई जाती है, भील। इसके अलावा यहाँ मीणा जनजाति आप देखेंगे, मीणा जो है जनजाति है, यहाँ के लोग अधिकांश IAS IPS ज्यादा बनते क्योंकि आरक्षण है। ठीक है, तो जनजातियों का आरक्षण का लाभ इनको ज्यादा मिला है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है कोकना, आपका जो है गरसिया, खारी, पटेलिया, सहरिया जनजाति सब कहाँ पाई जाती हैं? जो है क्या कहते हैं, भटेलिया, ये सब आपका राजस्थान पाई जाती हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपका उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की जनजातियां जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जौनसारी, बुक्सा, आपका भोटिया और आजी, ये जनजातियां बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड की जनजातियां ये भी ऋतु प्रवास करती हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लद्दाख की जनजातियों की बात कर लेते हैं। तो लद्दाख में याद रखना बाल्टी जनजाति, आपका डोपला, क्या कहते हैं, डोकपा, आपका चंगपा, आपका वेदा, आपका जो है जो क्या कहते हैं भूकंपा और आपका जो है बोट, इस जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? ये लद्दाख पाई जाती हैं। याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कौन सी जो है आपका चांगपा जनजाति, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आगे भी पूछा जा सकता है। अंडमान निकोबार जनजातियों अगर हम बात करते हैं तो अंडमान निकोबार जनजातियां याद रखिएगा, जो है एक आपका है ओजेस जनजाति, आपका ये है। और इसके बाद सेंटिनली जनजाति बहुत महत्वपूर्ण है, जो चुनाव में जो है वोट पहली बार किया था। जारवा जनजाति बहुत महत्वपूर्ण है। सोमपेन जनजाति, अंडमानी और निकोबारी, ये सब जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? याद रखना ये सब अंडमान और निकोबार पाई जाती हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखना क्योंकि यहाँ सबसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और याद रखिएगा जो ज्योग्राफी में कुछ जो है ऋतुओं के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है। तो याद रखना भारतीय कृषि को 3 ऋतुओं में बांटा गया है, रबी, खरीफ और जायद में। तो रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और रबी की फसल कब बोई जाती है? तो याद रखिएगा मध्य अक्टूबर में ये बोई जाती है। और याद रखना इसकी जो कटाई होती है वो मध्य मार्च में इसको काटा जाता है। ठीक है, तो याद रखना इसमें जो है कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो शीत ऋतु की फसल है। तो इसमें याद रखना मटर, जौ, अलसी, चना, आलू, सरसों, मसूर और आपका गेहूं, ये सब कहाँ है? ये सब रबी की फसलें हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण, आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। जो आपकी जायद की फसल होती है, याद रखना जायद की फसल जो है मध्य मार्च में बोई जाती है और ठीक है इसकी कटाई जो है मध्य जून में होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें जो है सब्जियां और फलों की खेती ज्यादा होती है। जिसे आप देखा होगा जैसे ही गर्मी शुरू होती है खरबूजा तरबूज हमारे जो है मार्केट में आ जाता है। तो खरबूजा, मूंग, आपका जो है खीरा, उड़द, तरबूज, सूरजमुखी, ककड़ी और आपका सब्जियां, ये सब किसकी फसल है? जायद की फसल है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा फसल बोई जाती है किसमें? खरीफ की फसल बोई जाती है। और खरीफ फसल कब बोई जाती है? तो याद रखना इसकी फसल बोई जाती है मध्य जून में और इसकी फसल काटी जाती है कब? तो मध्य अक्टूबर तक इसकी फसल की कटाई होती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो याद रखिएगा इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं। सबसे पहले आपका चावल है और भारत की सबसे महत्वपूर्ण फसल चावल ही है। इसके बाद याद रखिएगा कपास है, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, अरहर है, मूंगफली, तंबाकू, रागी, गन्ना, सोयाबीन, मूंग और आपका जो है जूट, ये सब क्या है? तो याद रखना ये सब खरीफ की फसलें हैं। अब यहाँ एक चीज आपको बता देते हैं कि रबी, खरीफ और जायद में जो तीनों ऋतुओं में
कुछ फसलें ऐसी हैं जो पूरे भारत में पूरे साल बोई जाती हैं। जैसे आपका एक है मक्का। मक्का याद रखिएगा, मक्का रबी, खरीफ और जायद तीनों की फसल माना जाता है। आप एनसीईआरटी क्लास 12 में जाकर देख सकते हैं कृषि एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में। एक आपका है गन्ना। गन्ना भी जो है तीनों ऋतुओं में बोया जाता है। और एक आपका है चावल। चावल भी तीनों ऋतुओं में बोया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो याद रखिएगा इन फसलों को जो है पूरे जो है तीनों ऋतुओं में बोया जाता है। ये भी आप हो सकता है क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि क्लास 12 के एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में जो है कृषि ऋतुएं मतलब कृषि क्रांति कौन कौन सी है ये भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो कौन कौन सी जो है याद रखना कृषि जो है क्रांतियां हैं, तो यहाँ से जो है अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए आप लोगों का। जैसे पहला आपका है हरित क्रांति, आपको पता होगा MS स्वामीनाथन ने शुरू किया था और गेहूं और चावल की फसलों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसको हम खाद्यान्न उत्पादन करते हैं। श्वेत क्रांति रखना दूध उत्पादन के लिए था। पीली क्रांति, जो तिलहन होता है, जो तेल होता है, वो हल्का पीले कलर का होता है, इसलिए याद रखना उसके लिए पीली क्रांति शुरू किया गया था। नीली क्रांति याद रखना, पानी का जो रंग होता है वो नीला दिखता है, ठीक है, इसीलिए जो है मत्स्य उत्पादन के लिए, तो मछली उत्पादन के लिए नीली क्रांति थी। गुलाबी क्रांति याद रखना, झींगा और प्याज उत्पादन के लिए, तो झींगा और प्याज गुलाबी दिखते हैं, इसलिए इन्हें हम गुलाबी क्रांति कहा जाता है। तो झींगा उत्पादन और याद रखना प्याज उत्पादन दोनों के लिए जो क्या है, तो याद रखना आपका गुलाबी क्रांति, और झींगा एक मछली होती है। ठीक है, लाल क्रांति याद रखना मांस और टमाटर उत्पादन के लिए, क्योंकि दोनों का रंग लाल होता है, इसलिए लाल क्रांति। गोल क्रांति याद रखिएगा आलू उत्पादन के लिए है। याद रखिएगा भूरी क्रांति याद रखना उर्वरक उत्पादन के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वर्ण क्रांति याद रखिएगा फल और बागवानी में वृद्धि के लिए किया गया है स्वर्ण क्रांति। रजत क्रांति याद रखना अंडा उत्पादन के लिए, और पोल्ट्री जो पोल्ट्री फार्म होता है उसके उत्पादन से जुड़ा हुआ होता है, तो खास करके अंडा उत्पादन के लिए याद रखना रजत क्रांति जो है शुरू की गई है। इंद्रधनुषी क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि के सभी क्षेत्रों के उत्पादन के लिए इंद्रधनुषी क्रांति शुरू की गई, इंद्रधनुष क्रांति। ठीक है, काली क्रांति याद रखना बायोडीजल उत्पादन के लिए है, और बादामी क्रांति मसाला उत्पादन के लिए। ये क्वेश्चन अभी आया था, तो कई बच्चों का गलत हो गया था, किसी एग्जाम में आया था, कुछ बच्चों ने मुझे क्वेश्चन भेजा था। ठीक है, तो बादामी क्रांति याद रखिएगा ये मसाला उत्पादन के लिए है। अमृत क्रांति याद रखना नदी जोड़ो योजना के लिए बहुत महत्वपूर्ण। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नदी जोड़ो योजना के तहत कौन सी नदी सबसे पहली बार जोड़ी गई है, तो केन बेतवा को जोड़ा गया है, और याद रखना उसके लिए अमृत क्रांति शुरू किया गया था। जो है ग्रे क्रांति याद रखिएगा इसके उर्वरक उत्पादन के लिए है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन के लिए है, और आपका इस पेट्रोलियम के लिए भी है। और आपका जो है हरित सोना क्रांति आपका बांस उत्पादन के लिए है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। प्रमुख क्रांतियां ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कृषि से जुड़े हुए प्रमुख जो है अध्ययन देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन हमेशा आता है बायो साइंस के माध्यम से, लेकिन एग्रीकल्चर में ही हम आपको बता देते हैं। एक आपका है एपीकल्चर, आपका याद रखिएगा मधुमक्खी पालन के लिए एपीकल्चर होता है। हार्टिकल्चर आपका जो है पुष्प और फल वाले जो है पौधों का जो है अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर में याद रखना रेशम उत्पादन के लिए होता है, यह क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, आप लोग इसको देखे भी होंगे। इसके अलावा फ्लोरिकल्चर में याद रखना सजावटी पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, जो हमारे घरों में सजावटी जो फूल होते हैं, पेड़ होते हैं, उनके लिए फ्लोरिकल्चर का जो है अध्ययन होता है। पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों की कृषि की जाती है, याद रखिएगा, और ओलोरिकल्चर के अंदर सब्जियों की कृषि की जाती है, जबकि पीसी कल्चर के अंतर्गत मछली उत्पादन होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। बीटीकल्चर आपका अंगूर की खेती के लिए है। पेडोलॉजी आपका मृदा जो है निर्माण और प्रकारों का अध्ययन होता है, पोडोलॉजी के अंतर्गत मृदा से जुड़े हुए अध्ययन किए जाते हैं। और आपका वर्मी कल्चर केचुआ अध्ययन के लिए होता है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी जो है 4 ऑप्शन दे देते हैं और उनको मिलाने को आता है, ऐसे भी आ सकता है, तो आप याद रखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, तो अगर इसको आप अच्छे से देख लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन एक सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं जो है भारत में झूम खेती की बात कर लेते हैं। तो झूम खेती को याद रखना इसे हस्तांतरण खेती भी कहते हैं। ठीक है, इसे जो है शिफ्टिंग फार्मिंग भी कहा जाता है। याद रखिएगा जब जनजातियां जो है एक जगह खेती करती हैं तो याद है जंगल को काट के खेती करती हैं, लेकिन जब वहाँ उपजाऊपन खत्म हो जाता है तो दूसरी जगह पर जंगल को काट करके खेती करती हैं। ठीक है, तो इसीलिए एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट होती हैं, इसलिए इसको हम झूमिंग खेती या जो है शिफ्ट फार्मिंग कहते हैं। तो याद रखना अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नाम है, ये क्वेश्चन भी आता है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो एक तरफ राज्य दे देगा, एक तरफ आपका जो है झूम खेती के नाम दे देगा, तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो बिल्कुल गलत मत करिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में इसे दीपा कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में इसे बेबर या जो है दाहिया कहते हैं। आंध्र प्रदेश में इसे पोंडू या जो है पेंडा कहा जाता है, जबकि उड़ीसा में ये याद रखना पामाडाबी जो है आप इसी को जो है कोमान, इसी को जो है बरीगा कहते हैं। तो अलग अलग जनजातियां उसको अलग अलग इस्तेमाल करती हैं। राजस्थान में इसे बारले या जो है बाल्टरे कहते हैं, जबकि झारखंड में इसे कुरवा कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है कुरवा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा।
इसके अलावा जो आपका हिमालय का क्षेत्र है, आपका हिमालय जो आपका उत्तराखंड जो आपका जो है जम्मू कश्मीर, आपका जो है हिमाचल प्रदेश, यहाँ इसको खिल कहते हैं, ठीक है, खिल कहा जाता है। जबकि पश्चिमी घाट में इसे कुमारी कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। जबकि उत्तर पूर्वी राज्य जैसे आपका असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसको झूम खेती ही कहा जाता है, ठीक है, इसका और कोई नाम नहीं है। जबकि मणिपुर में इसे पामलुक कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है क्योंकि यूनिक नाम पड़ जाता है मणिपुर। वहीं बगल में आप देखिएगा सबके यहाँ झूमी खेती होती है अलग अलग राज्यों में, लेकिन वहीं मणिपुर में इसको पामलुक कहते हैं, तो थोड़ा यूनिक, थोड़ा हट जाता है, इसलिए जो है एग्जामिनर का ध्यान यहाँ पर ज्यादा जाता है। तो आप इसको अच्छे से देख लेना, अगर ये क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना होने पाए, ठीक है। अब हम लोग भारत के पड़ोसी देश और उनसे लगे प्रमुख भारतीय सीमाओं से यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा सीमा लगती है बांग्लादेश से। कैसे ट्रिक याद करना भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो बात करेंगे चीन से, तो चीन से कितनी सीमा लगती है याद रखना, 3488 किलोमीटर की। इसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और आपका अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है। अब याद रखिएगा चीन से सीमा जम्मू कश्मीर की नहीं लगती है, ठीक है, कंफ्यूजन मत होइएगा। अब जम्मू कश्मीर की सीमा चीन से नहीं लगती, पहले लगती थी जब आप पैदा हुए थे, जब आप तैयारी करना शुरू किए थे, ठीक है। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की सीमा 3323 किलोमीटर की लगती है, जिसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमा लगती है पाकिस्तान से। तो याद रखना लद्दाख की सीमा और जो है आपका पाकिस्तान से और चीन से दोनों से लगती है, तो याद रखना। और याद रखिएगा लद्दाख की सीमा आपका जो है कि अफगानिस्तान से भी लगती है, अब ये भी याद रखिएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर से जो है सीमा नहीं लगती है किसकी, अफगानिस्तान की। तो याद रखिएगा, अब याद रखिएगा केवल जम्मू कश्मीर की सीमा केवल पाकिस्तान से लगती है और किसी से नहीं लगती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप गलती बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश से भारतीय सीमा सबसे ज्यादा लगती है, 4000 जो है 96 किलोमीटर के लगभग समथिंग की सीमा लगती है। और याद रखना बांग्लादेश से भारत की सीमा का जो समझौता हुआ है वो जो है अनुच्छेद क्या है, वो संविधान संशोधन क्या है, तो 100वां संविधान संशोधन है, ये भी याद रखिएगा। तो बांग्लादेश से सीमा पश्चिम बंगाल की लगती है, असम की लगती है, मेघालय की, त्रिपुरा और मिजोरम की लगती है, याद रखिएगा। नेपाल से सीमा याद रखिएगा 1751 किलोमीटर की सीमा है। तो याद रखना उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा लगती है। और याद रखिएगा म्यांमार से जो है 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है, जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और आपका मिजोरम है। जबकि भूटान से सीमा जो लगती है 699 किलोमीटर की लगती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और आपका जो है अरुणाचल प्रदेश। जबकि लद्दाख की सीमा केवल अफगानिस्तान से लगती है, अब याद रखिएगा। अब जो है 106 किलोमीटर की सीमा मानी जाती है पीओके वाले क्षेत्र में, क्योंकि पीओके हमारा क्षेत्र है, पाकिस्तान का अवैध उस पर कब्जा है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो अफगानिस्तान है, याद रखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना उस लद्दाख की सीमा लगती है, पहले लगती थी जम्मू कश्मीर से लेकिन अब नहीं लगती है। तो यहाँ थोड़ा गौर करने वाली बात है। अब इसको याद कैसे करना है, तो याद रखिएगा एक ट्रिक है आपका जो है बचपन, इसको जो अगर हम मैसेज जब से करते हैं उस फॉर्म में, बचपन में MBA करने का सपना था, ये मैंने जो है एक ट्रिक है, याद रखिएगा। बचपन का मतलब यहाँ बी का मतलब क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। तो सबसे अधिक सीमा कैसे लगती है, तो अधिक से कम की ओर चलेंगे, तो सबसे अधिक सीमा किससे लगती है, बांग्लादेश से, तो बी हो गया। पी हो गया पाकिस्तान से, इसके बाद पाकिस्तान से लगती है। सी हो गया आपका चाइना से, चीन से सीमा लगती है, नंबर 3 हो गया। इसके बाद आपका पी है आपका जो है बचपन, ठीक है, ये एन होगा बचपन। एन से सीमा किसकी लगती है, नेपाल से। फिर इसके बाद में एम से सीमा लगती है म्यांमार से, बी से सीमा लगती है आपके भूटान से और ए से आपका अफगानिस्तान से। तो सबसे अधिक सीमा किससे लगती है, याद रखिएगा जो आपका बांग्लादेश से। तो बचपन में MBA करने का सपना था, ऐसे ट्रिक बना के याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश से लगती है और सबसे कम सीमा जो है किससे लगती है, तो याद रखना अफगानिस्तान से लगती है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से मैं भी बताया, सबसे कम आपका अफगानिस्तान से लगती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा जो है भारत की प्रमुख घाटियां हैं, तो कौन सी घाटी जो है किस राज्य में है, तो याद रखना नुब्रा घाटी और आपका मरखा घाटी है, ये लद्दाख में है, याद रखिएगा। और नुब्रा घाटी के पास ही सियाचिन ग्लेशियर है। कुल्लू, कांगड़ा, आपका चंबा, सांगला, लाहौल स्पीति और पिन वैली कहाँ पर है, आपका हिमाचल प्रदेश में है, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। जबकि आपका नेलांग घाटी कहाँ पे है, उत्तराखंड में, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार लोग कंफ्यूज हो गए, उनको लगा नॉर्थ ईस्ट का है। और फूलों की घाटी तो आपको पता होगा कि आपका ये उत्तराखंड में है। तो नेलांग घाटी कहाँ, याद रखिएगा ये आपका उत्तराखंड में, ये क्वेश्चन आता है, तो गलत बिल्कुल मत करिएगा। आपका जो है
युथांग घाटी आपका सिक्किम में है और आपका नेवरा घाटी आपका पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग क्षेत्र में। तो दार्जिलिंग क्षेत्र की जो आप पश्चिम बंगाल की जो आपका घाटी है उसे हम क्या कहते हैं, नेवरा कहते हैं। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर आपको याद रखिएगा भारत के प्रमुख जलप्रपात याद रखना, जलप्रपात का नाम याद रखना है, वो किस नदी पर है और याद रखना वो किस राज्य में, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर बात करें शिव समुद्रम याद रखिएगा यह कहाँ पर है, तो याद रखना ये कावेरी नदी पर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और किस राज्य में याद रखिएगा, तो ये कर्नाटक में। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, अगला है आपका धुआंधार जलप्रपात याद रखना, ये नर्मदा नदी पर है और आपका जो है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, याद रखिएगा। अगला आपका है दूध सागर, ये आपका मांडवी नदी पर है, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। तो याद रखना मांडवी नदी गोवा की महत्वपूर्ण नदी है, तो वहां पर आपका दूध सागर जलप्रपात है। कपिल धारा और आपका दुग्ध धारा जलप्रपात ये भी नर्मदा पे है, तो नर्मदा पे धुआंधार भी है, आपका जो है कपिल धारा भी और दुग्ध धारा भी है, ये भी मध्य प्रदेश में है। चुलिया जलप्रपात याद रखना, ये चंबल नदी पर है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, याद रखिएगा आपका राजस्थान में है। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात आपको तो पता होगा, बहुत बार आ चुका है, स्वर्णरेखा नदी पर है, आपका झारखंड रांची के पास है। चित्रकूट जलप्रपात याद रखना, इंद्रावती नदी पर है, आपका छत्तीसगढ़ बस्तर जिले में, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। जोग जलप्रपात या जो आपका जो है गरसोपा जलप्रपात, इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं, ये आपका शरावती नदी पर है कर्नाटक में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कुचिक्कल जलप्रपात याद रखना, ये बराही नदी पर है, कर्नाटक में शिमोगा जिले में है। और याद रखना ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये भी याद रखिएगा, नंबर 1 पर यही है आपका कुचिक्कल जलप्रपात, कर्नाटक के शिमोगा जिले में बराही नदी पर है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, नदी का नाम याद रखना क्योंकि ये बहुत यूनिक है और सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को देख लेते हैं, कुछ जो है किस नदी पर है, किस आपका जो है राज्य में है और आपका परियोजना का नाम क्या है। तो पहला आपका सरदार सरोवर परियोजना आपका नर्मदा पे है, ये गुजरात में है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। भाखड़ा नागर परियोजना आपको सबको पता ही होगा, ये सतलुज नदी पर है, आपका जो है हिमाचल प्रदेश में है। तो भाखड़ा अलग है और नागल अलग है, दो अलग अलग है, इसको मिला के कहते हैं। ठीक है, शिव समुद्रम याद रखना, शिव समुद्रम जलप्रपात याद रखना, ये कहाँ पर है, तो कावेरी नदी पर है कर्नाटक में। अभी मैंने आपको बताया था शिव समुद्रम जो है जल क्या है, तो आपका एक जलप्रपात भी है। आपका नागा अर्जुन सागर परियोजना कहाँ पर है, कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। हीराकुंड विश्व का सबसे लंबा जो है आपका बांध है, ये महानदी पर है, आपका उड़ीसा में है। इडुक्की परियोजना याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पेरियार नदी पर केरल में, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और मयूराक्षी परियोजना याद रखना, मयूराक्षी नदी पर है, आपका पश्चिम बंगाल में, ये भी महत्वपूर्ण है। माता टीला परियोजना याद रखना, बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश में है। और याद रखना बेतवा नदी के पे याद रखना माता टीला के अलावा लक्ष्मीबाई बांध भी इसी पर स्थित है। पोचम पाद याद रखिएगा, ये आपका गोदावरी नदी पर है, तेलंगाना में है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं रिहंद परियोजना आपका, ये रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है, सोनभद्र के पास। और रिहंद याद रखिएगा ये सोन की सहायक नदी है। आपका इस टिहरी परियोजना याद रखना, ये भागीरथी नदी और आपका भीलगंगा पर है, उत्तराखंड में। और चंबल परियोजना चंबल नदी पर है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं भारत की प्रमुख रिफाइनरी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डिगबोई गुवाहाटी, जिसे हम जो है नूनामाती कहते हैं, जो है बोगई गांव और आपका जो है नुमालीगढ़, ये सब कहाँ पर है, याद रखना असम में है, रिफाइनरी है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो है मनाली कहाँ है, याद रखना ये तमिलनाडु में है। मनाली एक जगह आपका हिमाचल प्रदेश में भी है, लेकिन याद रखना मनाली एक जो है रिफाइनरी जो है कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नागपट्टियम कहाँ है, ये भी रखना तमिलनाडु में है। ठीक है, ट्राम्बे आपका मुंबई, और जो है मुंबई में जो है याद रखिएगा ये आपका दो है, मुंबई ट्राम्बे नाम से दो है, ये महाराष्ट्र में है। विशाखापट्टनम और आपका तातीपाका, ये बहुत यूनिक नाम है, याद रखिएगा। तो तातीपाका विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। कोच्चि कहाँ पर आपका केरल में है। पारादीप आपका कहाँ है, उड़ीसा में। और हल्दिया कहाँ है आपका पश्चिम बंगाल में। ये कुछ प्रमुख रिफाइनरियां हैं, इनको भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख इस्पात संयंत्र और उनकी स्थापना देख लेते हैं। तो भिलाई याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में है, इसकी स्थापना 1955 में रूस की सहायता से हुई थी, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राउरकेला याद रखना उड़ीसा में है, इसकी स्थापना 1959 में हुई थी जर्मनी की सहायता से। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, याद रखना 1959 में ब्रिटेन की सहायता से। और बोकारो झारखंड में है 1954 में, याद रखिएगा रूस की सहायता से। याद रखना ये सब इस्पात संयंत्र लगाए गए हैं, ये भी सब महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन पूछा था। और टाटा जो आपका जमशेदपुर में जो आपका प्राइवेट है। ठीक है,
इसके अलावा अगर बात करते हैं भारत की प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनियों की अगर बात करते हैं तो याद रखना इंडाल्को कहाँ पर है, ये कनाडा की सहायता से बनाया गया था 1938 में। जे के नगर पश्चिम बंगाल में, मुरी आपका झारखंड में, और जो है अलवाई आपका केरल में। याद रखना ये आपका एल्यूमिनियम कंपनियां हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण। और एल्यूमिनियम का कच्चा माल आपका बक्साइड होता है, ये याद रखना। इसके अलावा अगर बात करते हैं हिंडाल्को का कहाँ कहाँ पर है, तो हिंडाल्को अमेरिका के सहयोग से लगाया गया था 1950 जो है 8 में। आपका रेणुकूट आपका उत्तर प्रदेश में है हिंडाल्को, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। जो है बाल्को कहाँ पर याद रखिएगा, ये सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया है, ये 2 जगह पे है। एक आपका कोरबा, एक आपका कोयना महाराष्ट्र में, और कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा। और माल्को याद रखना 1965 में लगाया गया था इटली की सहायता से। चेन्नई मेट्टूर आपका सलेम तमिलनाडु में है, याद रखना। तो माल्को आपका तमिलनाडु में है। इसके अलावा वेदांता जो है कहाँ पर है, तो याद रखना आपका जर्मनी की सहायता से। आपका ये झारसुगुंडा उड़ीसा में है, और आपका नालको फ्रांस की सहायता से। दामन जोड़ी आपका उड़ीसा, और अंगुल आपका उड़ीसा में है। ये भी सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में प्राकृतिक गैस के प्रमुख क्षेत्र याद रखिएगा, जगतिया घोघा आपका गुजरात में है। मंग मंडप आपका जो है मंगमंडप जो है अवाड़ी, और आपका जो है बिरुगबकम आपका तमिलनाडु में है। बड़ा नूरा आपका त्रिपुरा में है। नहर कटिया बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, मोरान क्षेत्र आपका असम में है। बाड़मेर आपका जो है चरस सलावा कहाँ पर आपका जो है राजस्थान में है। नॉनचिक आपका जो है, और आपका जो है मियाओ कहाँ पर आपका पुंग में आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और कृष्णा गोदावरी बेसिन आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। भारत में कच्चे तेल उत्पादन के 4 क्षेत्र याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। एक आपका ब्रह्मपुत्र घाटी आपका असम में, एक गुजरात आपका जो है कहाँ पर खंभात की खाड़ी, एक आपका पश्चिमी घाट आपका बॉम्बे हाई, और आपका पूर्वी तट आपका जो है कौन सा है, केजी बेसिन, इसको अच्छे से याद रखना। और ब्रह्मपुत्र घाटी देश का सबसे पुराना तेल उत्पादन क्षेत्र है। तो तेल उत्पादन क्षेत्र 4 हैं भारत में, इनको अच्छे से याद रखना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो याद रखना ज्योग्राफी में जितना इंपॉर्टेंट चीज था मैंने बता दिया है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसका लाभ हो सके। ओके, थैंक यू।